लाइफ ऑफ ऑथर। अगर आपने कोई कॉपीराइट डेवलप किया है तो आपकी पूरी लाइफ टाइम यू कैन एंजॉय इट, प्लस योर नेक्स्ट जनरेशन कैन आल्सो एंजॉय इट आफ्टर योर डेथ, मींस आफ्टर 60 इयर्स अप टू योर डेथ। सो काफी लंबा राइट है कॉपीराइट, बट ट्रेडमार्क को तो आप परपेचुइटी में यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, so in it may be a word mark, Ranbaxy. So it can be word mark, Ranbaxy. It can be abbreviation, VIP, V.I.P. It can be letter, BMW. It can be numeral. It can be arbitrary word. Apple for computers. Apple is a fruit. Cherry for polish. Cherry is a fruit, but it is brand is for polish. So arbitrarily assigned. Laptop has nothing to do with the laptop, or electronic item has nothing to do with Apple, but they have write Apple iPhone. So it can be arbitrarily assigned. Next, लेकिन अच्छा मार्क है। अब this is a packaged drinking water. Okay, now it is, suppose it is available in Mumbai, Pune, Kolhapur, every whatever it is, and suppose suppose you are the vendor provide this particular product to you. Your first means reaction is that you won't buy this product. You will say that sir, sir, it is not branded. मुझे पता नहीं है कहाँ से है, हो सकता है खराब पानी हो, गंदा पानी हो। तो but the fact is that the water is very pure and it is manufactured by the big company. But जब तक label नहीं होगा, you are not convinced. Next. But once this particular brand is put, जब जैसे इस लेबल कर देते हैं उस सेम बोतल पे, बोतल सेम, पानी भी सेम है, लेकिन मैंने लेबल उस पे पुट कर दिया, नाउ यू आर कन्विंस्ड, यू विल परचेज इट फॉर 20 रुपीज, 30 रुपीज, व्हाट एवर द प्राइस इट इज। सो दिस इज द पावर ऑफ ब्रांड। इसीलिए कंपनीज इतना इंसिस्ट करती है, क्योंकि पानी का तो कॉस्ट उनको आना है 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपीज आ जाएगा मैक्सिमम 2 लीटर्स के लिए, लेकिन उसको सेल आउट कितने में करना है, 20, 25, 30, व्हाट एवर द एमआरपी। ओके, सो आपका परचेज किससे डिक्टेट हो रहा है, ये आपका जो डिसीजन किससे डिक्टेट हो रहा है, जस्ट बाय दिस ब्रांड। आप एक बार बिस्लरी भी देख लेंगे तो यू वोंट सी इसका एफएसआई रजिस्टर्ड है नहीं है, इसका एमआरपी क्या है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, तो यू आर सो कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट विद द ब्रांड दैट आप इसको डायरेक्टली परचेज कर लोगे विदाउट एनी फर्दर आर्गुमेंट। तो दिस इज द पावर ऑफ ब्रांड। और इस लेबलिंग की कितनी कीमत होती है, मुश्किल से 25 पैसा, 50 पैसा, व्हाट एवर इट इज, लेकिन उस 25-50 पैसा से आप लोग, ये लोग कंपनी जितना अर्न कर लेती है, इतना मार्जिन बना लेती है, इसलिए इस प्रोटेक्शन जरूरी है इनके लिए। नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी व्हाई प्रोटेक्शन इज नेसेसरी। एक सबसे जो बिस्लरी लिखा हुआ दैट इज ओरिजिनल, अदर यू सी बेल्सरी, बिल्सेरी, बिस्ले। जब तक आपका ट्रेडमार्क प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस इन्फ्रिंजर। So that's why trademark registration is very necessary to get the proper protection. Next, 1 second. Sorry for the interruption. So now we have to select the mark. Suppose you say aqua super, so it is very generic, because aqua means water, super means good quality, so we should avoid those marks. But we say aqua fina, then it's a good mark, because fina doesn't have any meaning, though we can identify means it is related to aqua or water, but overall aqua fina is a new mark. But if you say aqua water, aqua super, aqua liquid, so that are generic. So you should go for some good names like Lakme, Swiggy, Zomato. That doesn't have any dictionary meaning. अगर मैं बोलता हूँ Zomato, तो इसका कोई डिक्शनरी मीनिंग, जनरल डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। स्विगी का भी कोई जनरल डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, लेक्मे का भी नहीं है। तो लेकिन पिज्जा हट से यू कैन आइडेंटिफाई इट्स रिलेटेड टू पिज्जा बिजनेस, डेयरी बेस्ड से यू कैन आइडेंटिफाई इट्स रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, सो जो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, वो वीक मार्क्स होते हैं। बिकॉज अगर डेयरी बेस्ड है तो आई कैन स्टार्ट डेयरी बेटर या डेयरी गुड्स या डेयरी फाइन, तो डेयरी बेस्ड वाला मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज उसका मार्क, खुद का मार्क जनरिक है।
ओके लेकिन अगर मैं स्टार्ट करता हूँ प्राइम स्विगी या जोमेटो सुपर, तो जोमेटो इट्स क्लियरली इंडिकेट दैट इट्स रिलेटेड टू जोमेटो. So it's always beneficial to have a coin mark which is distinct. Okay, next. So मैंने आपको बता दिया. I think this is the you already got. Big Bazaar is also very generic. You can identify it's related to some commercial market where lots of goods items are available on retail as well as wholesale. So इस तरह की चीजें जो हमें avoid करनी चाहिए. ठीक है, जो we should have descriptive mark should not be there. We should have coin mark. Next. So like OLX, Exxon, Pepperfry, Flipkart, Swiggy, Lakme, these marks are good marks. Or even arbitrary marks like Dove, Apple, Cherry are also good marks. But descriptive mark or suggestive name should be avoided. Next. देख लीजिए आप पिज्जा हट और पिज्जा घर. तो इसमें क्या हुआ था, जो पिज्जा घर वाले ने, यू कैन सी पिज्जा घर इज देयर, पिज्जा हट एंड पिज्जा घर वर डिस्टिंक्ट, बट the ghar was written in a device of hut. Okay, so that's why they were treated as similar. Court ने बोला था कि pizza hut and pizza ghar are different, but why the word ghar has been written in hut shape? It clearly indicates the malified intention of the defendant. So आप लोग कई बार सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा स्मार्टली इसको ट्विस्ट कर देता हूँ, डायरेक्टली कोई implication, but court will see, observe each and everything, why you twisted, why you changed, what is your intention. So we should be very means careful about our these issues. Next. अब sometimes things become very different. Okay, जैसे अभी अपनी बात चल रही थी. ओके अभी टाटा ग्रुप ने भी इसको एक्वायर किया है, एयर इंडिया को या इंडियन एयरलाइंस व्हाटएवर. सो अब इनका एक कंपनी है मेकमाईट्रिप.com. इट्स अ वेरी बिग ट्रेवल रिलेटेड कंपनी, ट्रेवल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी. अब इनका एक ब्रांड है ओके टाटा बाय बाय.com. ओके, इन्होंने लॉन्च किया डोमेन नेम ओके टाटा बाय बाय.com फॉर वेकेशंस, फॉर ट्रेवल वेकेशंस. ओके, सो अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि ट्रेवल वेबसाइट है, आप लोग सॉफ्टवेयर में काफी लोग होंगे आप लोग, तो इसमें क्या होता है, जैसे जब ट्रेवल वेबसाइट होता है तो इसके काफी सारे हिट्स होते हैं. आप लोग बुकिंग करते हो, एडिट करते हो, फिर 3 बार चेक करते हो, 4 बार चेक करते हो, तो हिट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. सुबह रेट्स चेक करते हो, शाम को रेट्स चेक करते हो, ठीक है ना, कुछ डिस्काउंट पर चेक करते हो, तो इतनी बार एक्सेस हो जाता है कि इसके हिट्स बढ़ जाते हैं, एसईओ बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली वेबसाइट विल कम अपसाइड. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, जो लोग टाटा स्टील को सर्च कर रहे हैं या टाटा साल्ट को सर्च या टाटा प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, वो जो भी टाटा को सर्च करेगा अल्टीमेटली वो उसको क्या मिलेगा, मेक माई ट्रिप का ओके टाटा बाय बाय.com ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस. तो टाटा ऑब्जेक्टेड, टाटा विल से दैट सर हमारा ऑलरेडी इतना ब्रांड वैल्यू है कि अगर ओके टाटा बाय बाय.com अगर कंटिन्यू करते हैं डोमेन नेम, तो आवर ब्रांड वैल्यू विल गेट डाइल्यूटेड. तो इस डोमेन नेम के रजिस्ट्री गए, तो डोमेन नेम रजिस्ट्री डिफरेंट होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से, तो वहां पर कंप्लेंट किया, तो ये जो ओके टाटा बाय बाय.com है डोमेन नेम, वो ट्रांसफर टाटा को कर दिया गया. दैट वाज ट्रांसफर टू टाटा. सो दीस टाइप्स ऑफ, अब आप लोग सोचेंगे सर ओके टाटा बाय बाय ये तो जेनरिक नेम है, टाटा मींस बाय बाय सीओ, बट हियर इट वाज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू अ ब्रांड. सो ये कभी-कभी हमारा मिसकंसेप्शन हो सकता है, इस कारण वी आर ट्रैप इन द इशू ऑफ इन्फ्रिंजमेंट. सो हमें वी हैव टू थिंक इन अ वेरी मींस एज अ लॉ नॉट एज अ सेंटिमेंट. हमें अपने को लॉ के अकॉर्डिंग सोचना है, सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है. सो नाही डिस्चार्ज नाही, आता ऍडमिशन झालंय. so is the so other issues are also there. Yahoo.com, yahoo.co.in. so yahoo.com is a domain name of Yahoo Incorporation. अब Akash Arora from Delhi started yahoo.co.in. so ultimately it was restrained, it was they were injected. You cannot use that yahoo.co.in. it looks like from yahoo.com, the source looks from yahoo.com. तो कई बार ऐसा जैसे google.com और google.co.in, क्या लगता है वो डोमेन नेम जो आपका टीएलटी वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल नेम से फर्क पड़ता है. यू रिकॉग्नाइज, यू से याहू, आपका ईमेल आईडी किसमें याहू, यू डोंट से yahoo.com, यू से याहू. तो याहू बिकम अ ब्रांड आइडेंटिटी, .com .co.in doesn't matter. so these are the things that you should keep in mind कि हमको कुछ इस तरह का कुछ नहीं करना कि .org नहीं मिला तो हमने .in कर लिया, या .com नहीं मिला .org रख लिया, reliance.org कि कोई बात नहीं यार org मिल रहा है क्या दिक्कत है. नो,
It may create a confusion, it may create an infringement issue. Next. अब ट्रेडमार्क का लास्ट चल रहा है, जैसे स्टारबक्स है तो समवन स्टार्टेड सरदार बख्श, तो स्टारबक्स कंप्लेन के दैट सरदार बख्श लुक्स लाइक स्टारबक्स, सो फिर उन्होंने चेंज करके सरदार जी बख्श कर लिया. तो sometimes it may happen that you may face a complaint, you may face an injection, you may face a infringement order. You can go for compromise. Sir, I want to change my trademark to a little bit so that both the conflicts can be resolved. तो कभी कभी आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है आप हमेशा विड्रॉ करो, आप थोड़ा चेंज कर दीजिए. अब सरदार जी बख्श, अब इन्होंने पहले सर्कल में कर रखा था, अब इन्होंने इसको अलग से लिख दिया ताकि वो डिफरेंस क्रिएट हो जाए. अल्टीमेटली डिफरेंस क्रिएट करना है ना, बिजनेस तो सबको करना है, तो लेकिन डिफरेंस क्रिएट करना, तो डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया. नेक्स्ट. सो देखिए पहले इस तरह से करते थे, सरदार बख्श कॉफी एंड कंपनी इस तरह का आउटलेट था इनका दिल्ली में. नेक्स्ट. फिर कुछ इस तरह से चला. नाउ दे आर यूजिंग दिस. अब सरदार जी बख्श कॉफी एंड कंपनी इस तरह से लिखा है, अब ये स्टारबक्स से थोड़ा दूर हो गया, मींस नाउ इट इज डिसिमिलर फ्रॉम द स्टारबक्स. सो इस तरह से आप लोग कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो, थोड़ा सा सेटलमेंट भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि हमेशा हम वी आर इन द फाइटिंग मोड और द लिटिगेशन मोड, वी कैन कॉम्प्रोमाइज आल्सो. नेक्स्ट. फिर BMW और DMW का भी काफी बड़ा इशू हुआ था. अल्टीमेटली DMW, देशवर मोटर वर्क्स, ओके, दे हैव टू सरेंडर बिकॉज इनका ई रिक्शा मार्केट में लॉन्च हो चुका था. DMW करके ई रिक्शा मार्केट में आ रहा था, तो BMW वालों ने कंप्लेंट किया कि सर मार्क्स आर सिमिलर. तो DMW से दैट सर वी आर इन ई रिक्शा वेयर दे आर इन कार सेगमेंट. तो उन्होंने इस तरह से कुछ बोला कि सर हमारा डिफर है, इनका दो हमारा वो. तो उन्होंने कहा कि इट डजंट मैटर वेदर यू आर इन कार सेगमेंट और रिक्शा सेगमेंट, द सेगमेंट इज सेम, दैट इज व्हीकल सेगमेंट. अब हीरो का साइकिल भी आ रहा है और हीरो का आपका बाइक भी आता है. कल हीरो का कोई अगर आपको 4 व्हीलर भी आएगा तो यू वोंट सरप्राइज. सुजुकी का कार भी आता है, सुजुकी का बाइक भी आता है, ठीक है. तो अब नाउ थिंग्स आर, मतलब अब थिंग्स चेंज. अभी आप थर्ड पार्टी को मैन्युफैक्चरिंग देके अपना ब्रांड करके प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो इजीली. तो कस्टमर कैन इजीली कंफ्यूज ना, जहां जहां कस्टमर कंफ्यूजन हो सकता है वहां आपको यू शुड बी केयरफुल. नेक्स्ट. तो इस तरह काफी सारे इश्यूज रेगुलर चलते थे, कैंटेक और कैंट मिनरल आरओ, ठीक है. तो ये भी इंफ्रिंजमेंट था, अल्टीमेटली दे हैव टू विड्रॉ. नेक्स्ट. हाँ, अब मैं लास्ट स्लाइड पे आऊँ ट्रेडमार्क की, लेकिन आप थोड़ा मेडिसिन के केस में ये काफी क्रूशियल हो जाता है ट्रेडमार्क का, ठीक है. कैंटेक और कैंट आरओ थोड़ा वो चलता है, DMW BMW थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है इंसान, ठीक है चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या होगा, एक थोड़ा सा नुकसान हो गया. लेकिन मेडिसिन के केस में अगर ब्रांडिंग का इस तरह का इश्यूज आता है तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. इसमें कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं, फेटेलिटी भी हो सकती है, ठीक है. तो देखिए यू कैन सी two brands with the name Medzol, right? Medzol brand is there, and you see one is Pantoprazole, one is Midazole. अब अगर आप लोग, काफी लोग घर में सब लोग रहते हैं, काफी पूरी फैमिली होती है, तो कुछ लोग पेंटाप्रोजोल के टेबलेट्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं जस्ट फॉर गैस्ट्रिक इशू, जिसको वो ज्यादा पेन है, पेट में बहुत सारा दर्द है, उसको गैस्ट्रिक का बहुत बड़ा इशू है, तो जनरली क्या पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन दे दिया जाता है फॉर इमीडिएट रिलीफ, ओके. और इधर आपका ये भी मेडजोल ब्रांड से बिक रहा था, it was sold in the brand Medzol. Now another is Midazolam injection. जब आपको लोकल एनेस्थीसिया देना हो, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट को आपको उसको वो करना हो, आपको एनेस्थेटिक करना हो, उसको अनकॉन्शियस करना हो, ठीक है, उसको थोड़ा सुन करना हो, उसको थोड़ा सा, ताकि जैसे आप अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट का ऑपरेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा इंजेक्ट करके उसको डिसेबल कर देते टाइम बिंग, ताकि वो सेंस नहीं कर सके कोई दर्द वगैरह को. तो you can see Medzol injection is with the brand Medzol is coming for two purpose. One is for Pantoprazole, one is for Midazolam. दोनों का पर्पस ऑल टुगेदर डिफरेंट है. अब सपोज कि जिसका पेंटाप्रोजोल चाहिए उसको आपने मिडाजोलम लगा दिया, जिसको मिडाजोलम चाहिए उसको आपने पेंटाप्रोजोल लगा दिया, तो इट में भी वेरी वेरी सीवियर इफेक्ट. सो वहां पर फिर जो ड्रग कंट्रोलर इसको देखा और फिर बोला कि द सेकंड ब्रांड जिसने बाद में अडॉप्ट किया था उसको विड्रॉ करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट्स इस ब्रांड से. दे शुड कम विद डिफरेंट ब्रांड. तो अल्टीमेटली दैट वाज हैपेंड एंड अल्टीमेटली नाउ थिंग्स आर रिजॉल्व्ड. सो ये आप समझ सकते हैं कि ट्रेडमार्क के इश्यूज, भले यू आर इंजीनियर, बट अगर आप लोग कल अपना कोई एंटरप्राइज लॉन्च करते हैं, किसी बिजनेस हाउस में वर्क करते हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए. अदरवाइज इट में क्रिएट अ मेस और आपको बड़ा यू कैन लैंड अप इन वेरी बिग डिफिकल्टी. ओके,
सो एक तो आपका ये बात हुआ. अब नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. So this was all about trademark. Ma'am, any inquiry or we should take the inquiry in the last? We'll take in last if any question. I think that will be more appropriate, right? Yes. So this was all about trademark, which is very important. Well, though it is more or theoretical or means for legal person, but you as a engineer or as a technocrat should also understand the implication of trademark. Okay. So now comes to copyright. So आप लोग काफी सारे articles, you make an article, you make a painting, you make a any photo, you take a photograph. कई बार होता है ना एक specific photograph हो जाता है. आपने बीच में issues भी काफी आते हैं आजकल, issues फोटोग्राफी के, फोटोग्राफ किसी ने यूज कर लिया, ठीक है, पेंटिंग को यूज कर लिया, किसी पिक्चर्स को यूज कर लिया, कंटेंट को यूज कर लिया, कोरियोग्राफी को यूज कर लिया, इवन कॉस्ट्यूम्स को यूज कर लिया, जो आपके जो फिल्म स्टार्स वगैरह, जो बॉलीवुड्स वगैरह जो लोग पहनते हैं अपने कॉस्ट्यूम, तो लिरिक्स की म्यूजिक को चोरी कर लिया. तो ऑल दीज लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमेटोग्राफी, ऑल दिस कम्स अंडर कॉपीराइट. ठीक है, तो ये आपको कॉपीराइट में आएगा. तो लेकिन वन मोर थिंग, आइडिया इज नॉट कॉपीराइट. आइडिया कैन नॉट बी कॉपीराइटेड, इट ओनली द एक्सप्रेशन कैन बी कॉपीराइट. आप लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स के दो बुक्स आ सकती है, अलग अलग हो सकती है सेम कंटेंट पे. तो यू कैन सी दैट content 1 has a different expression than content 2. Author 1 has different expression than author 2, but this is same. कैसे उस पे आपको उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कैसे उसको मोल्ड कर रहे हो, कैसे उसको प्लास्टरिंग करवा रहे हैं यहाँ पर वहां पर, तो हो सकता है आपका प्रिंसिपल सेम हो, लेकिन उसको समझाने का तरीका दोनों का अलग अलग हो सकता है. वे दे एक्सप्लेन इट लिटिल डिफरेंट, द एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, द सेंटेंस फ्रेमिंग इज डिफरेंट. सो कॉपीराइट इज ऑन एक्सप्रेशन, नॉट ऑन आइडिया. इवन अगर आप कोई मूवी भी देखेंगे आप लोग, तो यू कैन सी द स्टोरी सेम. हम आपके कौन और नदिया के पार स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है ना, अगर आपने देखी हो आपने तो, बट द एक्सप्रेशन इज एंटायरली डिफरेंट. शूटिंग लोकेशंस, डांस, कोरियोग्राफी, डायलॉग्स, ओके, व्हाट एवर इट इज, जो भी आपके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो एवरीथिंग वाज डिफरेंट, बट द स्टोरी वाज सेम, द मैसेज वाज सेम, द कंटेंट वाज मींस द आइडिया वाज सेम. So copyright is on expression. आप ये नहीं कहोगे सब उसने भी साहब उस पे बुक लिख दी, he has also written books on thermodynamics, मैंने नो, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, आपके केवल राइट्स एक्सप्रेशन पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट स्लाइड मैम. सो अच्छा, हम लोग अभी 10-15 मिनट के बाद हम लोग पेटेंट पे आ जाएंगे, फिर अपना पूरा 1 घंटा पेटेंट का डिस्कशन होगा, प्रॉपर ड्राफ्टिंग का. नाउ whatever you have in your mind, अगर आप कोई पोएम, अगर आपके दिमाग में कोई पोएम चल रहा है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला चल रहा है कि मेरे को इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इस फॉर्मुलेशन को, इस आइडिया को, तो यू शुड राइट इट ऑन पेपर, यू शुड राइट इट ऑन योर लैपटॉप, एंड आप अपने आप को ईमेल कर दीजिए, आप या अपने फ्रेंड को ईमेल कर दीजिए. ठीक है, या आप उसको अपने आप को स्पीड पोस्ट कर लीजिए उस कंटेंट को, या अपने आप को नोटरी, उस डॉक्यूमेंट को नोटरी करा लीजिए, क्योंकि आप, या फिर उस कॉपीराइट को रजिस्टर करा लीजिए आप, क्योंकि आपने कोई कंटेंट आज डेवलप किया और कल 6 मंथ बाद किसी ने उसको चोरी करके मिसयूज कर लिया, तो व्हाट इज द प्रूफ दैट यू क्रिएटेड अर्लियर. आपने पहले क्रिएट किया, इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा. वो आप कैसे दे सकते हैं? आपके पास या तो आपको ईमेल आपने अपने आप को कर रखा हो, तो यू कैन से सर देखिए 6 मंथ बिफोर आई ईमेल द सेम कंटेंट टू मी एंड क्रिएटेड बाय, और इसने अभी 2 महीने पहले इसने लॉन्च कर दिया, न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल पब्लिश कर दिया, सेम और ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, तो ये चीजें आपको देखनी होती है. तो इसको कैसे आप अपनी डेट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो आजकल सबसे अच्छा तरीका, आप टाइप कर लीजिए, अपने आप को ईमेल कर दीजिए, ईमेल इटसेल्फ इज अ प्रूफ. तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड. So ideas, so what is the requirement of copyright? First is ideas expressed in a special manner, original. So means original in expression, not idea can be a already primitive idea or the well-known idea, but its expression should be original. Okay, work of certain character, like आप लोग कोई कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि या तो आप लोग कुछ साइंटिफिक नॉलेज को डिसेमिनेट करें, सोशल साइंस को कर रहे हैं, या फिर आप कोई आपने कोई
पेंटिंग बना दी कुछ पर्टिकुलर, या फिर आपने गाना गा दिया, म्यूजिक डेवलप कर दिया, तो दिस टाइप ऑफ वर्क कैन बी रजिस्टर्ड। और फिक्सिंग टेंजिबल मीडियम, आपको किसी मीडियम में फिक्स करना पड़ेगा उसको, बुक्स या तो आइदर इन बुक फॉर्म, आइदर इन लैपटॉप, इन अ CD फॉर्म, इन अ DVD फॉर्म, ओके whatever आइदर एज ए फोटोग्राफिक फिल्म। तो कुछ ना कुछ आप, अब तो फिल्म तो खत्म हो गया, तो डिजिटल मोड आ गया, तो JPG फॉर्म में आप कर सकते हो। तो ये आपको करना है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में सब कुछ है और बस वन फाइन डे यू से सर इन्होंने लॉन्च कर दिया तो मेरा आइडिया मेरे दिमाग में था। हाउ यू कैन प्रूव इट? इट शुड बी एटलीस्ट, मतलब कोर्ट कैन कन्विंस कि ओके ये आइडिया आपका है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और आपका जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो भी आप कॉपीराइट करा सकते हैं। जैसे आपने कोई कोड लिखा, पाइथन में लिखा आपने, ठीक है ना, या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखा, C# में लिखा, तो उस कोड को आप लोग कॉपीराइट करा सकते हैं। तो वो जो आपका कोडिंग वाला पार्ट होगा आपका कॉपीराइट हो जाएगा। तो सेम कोड कैन नॉट बी कॉपीड बाय अदर पर्सन। अगर उसको यूज करना है तो उसको कोड का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, उसके कमांड चेंज करने पड़ेंगे, सेम सीक्वेंस को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ओला और उबर, उनका जो सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, लेकिन आइडिया सेम है, लेकिन एक्सप्रेशन डिफरेंट है। दोनों का स्क्रीन यूजर इंटरफेस अलग है, दोनों का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन आइडिया सेम। इसीलिए कहते हैं कॉपीराइट इज ऑन एक्सप्रेशन नॉट ऑन आइडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, कुछ एक्सेप्शन है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के, जैसे कि आपकी जो फैकल्टी आपको क्लास में नोट्स डिक्टेट करवाती हैं, वो इन्फ्रिंजमेंट के बाहर है, ठीक है ना। यू कैन नॉट से सर आपने इस बुक से डिक्टेट करा दिया, नो नो, इट इज फॉर प्राइवेट, फॉर टीचिंग पर्पज, रिसर्च पर्पज। सो वहां पर आपको कॉपीराइट मतलब कॉपीराइट आप लोग यूज कर सकते हो, उसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। तो कुछ और चीजें, जैसे कि आप लोग भी नवरात्रि चल रहे हैं, गणेश पूजा निकली है, तो गणेश पूजा पे काफी लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गाना भी गा देते हैं, कुछ मतलब देशभक्ति का या कुछ इस तरह का, या कुछ कम्युनिटी को जोड़ने के लिए ताकि सब लोग एकता से रहें। तो उस तरह की जो चीजें जो सोसाइटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट फॉर एनकरेजमेंट, फॉर लिटरेसी, फॉर अवेयरनेस, तो वहां पर कॉपीराइट का कोई, लेकिन अगर वही म्यूजिक आप अगर किसी होटल में चलाते हैं जहाँ पर आपके लोग पेइंग ऑडियंस आ रहे हैं, तो वहां पर आपको कॉपीराइट का आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो जहां भी आप लोग जैसे आप लोग बुक्स को फोटोकॉपी करवाते हैं तो फॉर पर्पज ऑफ स्टडी, तो वो आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई, इफ एनी पर्सन, उसने ऑलरेडी कॉपीराइट करके फोटोकॉपी करके उसको बेच रहा है, कोई बुक सेलर, तो इन्फ्रिंजमेंट है। तो चीज एक ही है, लेकिन अगर वो आगे की फोटोकॉपी रख के अपने पास सेल आउट कर रहा है तो इन्फ्रिंजमेंट कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5 चैप्टर फोटोकॉपी कराते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी रिसर्च, तो इन्फ्रिंजमेंट के बाहर है। तो काफी छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ट्रिकी है। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस जानते हो तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। व्हाट हैपेंड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर आर्ट्स कोर्स, सोशल साइंसेस कोर्स। तो क्या होता था कि जो प्रोफेसर थे एक ही बुक्स में 5-6 ऑथर को रेफर कर देते कि फर्स्ट 2 चैप्टर आप इस ऑथर्स का पढ़ना, सेकंड 3rd चैप्टर इस ऑथर का, 5th 6th इस ऑथर्स का पढ़ना। तो एक ही कोर्स के लिए स्टूडेंट को 5-6 ऑथर्स को रेफर करना, 5-6 बुक्स को रेफर करना पड़ता, दैट वाज वेरी कॉस्टली। तो जो फोटोकॉपी जो शॉप थी उसने क्या किया, उस ओनर ने, कि उसने डिफरेंट चैप्टर को क्लब करके एक अलग बुक बना दी, देन स्टार्टेड सेलिंग। तो ओरिजिनल जो बुक, जैसे आई थिंक मैग्रो हिल्स थे और पेंजुइन थे, 3-4 थे, बड़े बड़े नाम थे। तो इनको रियलाइज हुआ कि उनका कुछ सेल ही नहीं है मार्केट में, बच्चे बुक्स ही नहीं खरीदे। तो उनको बाद में पता चला कि इस तरह के कोर्स पे मार्केट में बिक रहे हैं। तो ये चीजें इन्फ्रिंजमेंट में आ सकती है, ठीक है ना, कि इस तरह से आपको सेल कर रहा है। लेकिन उसमें भी क्या था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में चूंकि शॉप थी, तो उसको बोला गया ये एक एकेडमिक एक्टिविटी है। अगर वही शॉप आपके कोई रेलवे स्टेशन पे या फिर दिल्ली में कोई, जैसे समझ लीजिए कनॉट प्लेस में लगा दिया, या मुंबई में आपके मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, या पुणे में हिंजवाड़ी में लगा दिया किसी ने शॉप बाहर, आउटलेट, और इस तरह से कोर्स पे बेचेगा, देन इट बिकम्स इन्फ्रिंजमेंट। तो ये कॉन्टेक्स्ट का बड़ा फर्क पड़ जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो बट वी शुड हैव सर्टेन नॉलेज कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, अब नाउ थर्ड इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन। हम लोग पेटेंट के बहुत करीब आ रहे हैं पेटेंट्स के बारे में, लेकिन एक इंडस्ट्रियल डिजाइन थोड़ा सा स्लाइड देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन इज फॉर प्रोटेक्टिंग शेप, कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर अपीयरेंस ऑफ एन आर्टिकल। यहाँ पर आप देखिए तीनों माइक्रोस्कोप है, तीनों का रिजोल्यूशन बराबर है, 100 टाइम्स 100x है। तो क्या डिफर कर रहा है,
किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तीनों 100 टाइम्स रिजोल्व करते हैं। तो डिफर क्या है? शेप, कॉन्फ़िगरेशन, आउटर अपीयरेंस। फंक्शन इज सेम बट द शेप, कॉन्फ़िगरेशन, आउटर अपीयरेंस इज डिफरेंट। सो ये जो एस्पेक्ट है इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप डिजाइन प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज अ कंपास। कुछ लोग इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, कुछ कंपास कहते हैं। अब देखिए आप, तो इसमें क्या है, इसमें भी 3 सेंटीमीटर का रेडियस दोनों से बराबर खींचने वाला है सर्कल, मींस फंक्शनलिटी सेम। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द शेप एंड शेप कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कोई छोटा बच्चा होगा जो स्कूल जाता होगा वो ब्लू कलर वाला प्रेफर करेगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिजाइन का काफी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, सेम आर्टिकल बट डिफरेंट शेप, सेम फंक्शन, डस्टबिन। ओके, सो दिस इज डिजाइन। नेक्स्ट, ये कौन सा बोतल है को बता सकते हैं? कौन सा पानी है, कौन सा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है? एनीवन? किनले, किनले, किनले है, ठीक है। तो मतलब यू कैन आइडेंटिफाई गुड्स। हाँ बिल्कुल ठीक। तो मैसेज, व्हाट इज द मैसेज? आप केवल उसको शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन से किसी आर्टिकल को पहचान पा रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी हुई नहीं हुई। आपने इसको बिस्लेरी नहीं बोला, कुछ और नाम नहीं लिया, क्योंकि यू एसोसिएट दिस शेप विद द किनले बिकॉज इट्स यूनिक इन नेचर। सो डिजाइन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही बोतल अगर आपका बिस्लेरी वाला या कोई और एक्वाफिना वाला देखा तो कुछ लोग जल्दीबाजी में इसको किनले का समझ लेंगे। ये बात अलग है कि जनरली ये सारे ब्रांड लगभग बराबर ही हैं, लगभग इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है। तो दैट्स व्हाई डिजाइन रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिजाइन, जैसे ये राइस कुकर है, दिस इज राइस कुकर। अब देखिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन में आप क्या करते हैं कि जो भी आपको आर्टिकल का डिजाइन रजिस्टर करना है उसके सारे व्यूज आपको सबमिट करने होते हैं। जैसे कि ये फ्रंट व्यू है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, फिर बैक व्यू दे दिया अपन ने, फिर पर्सपेक्टिव या आइसोमेट्रिक व्यू दे दिया, फिर टॉप व्यू दे दिया। अब क्या देख रहे हैं आप? लेफ्ट साइड व्यू देखिए, पूरा प्रॉपर लेफ्ट साइड व्यू, उसमें कहीं का नहीं दिख रहा, लेफ्ट साइड दिख रहा है। टॉप व्यू में केवल आपको टॉप व्यू दिख रहा है, फ्रंट व्यू में। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको, जब भी आप व्यू सबमिट करें तो इट शुड बी प्रॉपर फ्रंट व्यू, प्रॉपर टॉप व्यू, प्रॉपर लेफ्ट व्यू, प्रॉपर राइट। तो आप इनके ये एटलीस्ट 5 और 6 या 7 व्यूज दे देंगे आप। इसमें आप चाहो तो बॉटम व्यू भी दे सकते हो। तो ये 7 व्यूज मिनिमम है, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक, पर्सपेक्टिव, टॉप एंड एक बॉटम भी दे दीजिए आप। then then the design control will consider your design, and if it doesn't find anything similar in the database on the web or any web information, then possibly they will register your design and grant you a certificate. Next, अब हम लोग थोड़ा पेटेंट पे आ जाते हैं। थोड़ा सा पेटेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो पेटेंट्स काफी एक, these are very crucial aspects। हम जनरली पेटेंट की जब भी बात करते हैं तो जस्ट एक मैसेज में छोटा सा देता हूं आपको कि पेटेंट्स में जब भी आप बात करेंगे तो आप टेक्निकल फीचर्स की बात करेंगे कि टेक्निकली हाउ इट इज डिस्टिंक्ट, हाउ इट इज हैज मोर एडवांटेजेस, हाउ इट इज मोर एफिशिएंट, how the product or process is more efficient as compared to the existing product or process available in the market or available in the literature। ऐसा नहीं केवल आपको केवल वही देखना है कि भाई ये मार्केट में ही नहीं है, आपको मार्केट भी देखना है कि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपके पास ऐसा कोई बुक्स में मेंशन नहीं होना चाहिए, कोई लिटरेचर में, कोई वेबसाइट पे, कोई फेसबुक वेबसाइट पे, कोई किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट कहीं भी मेंशन नहीं होना चाहिए। अगर वो फीचर किसी भी रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन और यूज में है, तो यू कैन नॉट क्लेम द पेटेंट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसीलिए कहते हैं जब भी आप पेटेंट अप्लाई करो तो किसी अपने फ्रेंड को भी मत बताइए, किसी वेबसाइट पे लॉन्च मत कीजिए अपने प्रोडक्ट को, कहीं मत बताइए। आप लोग बहुत जल्दीबाजी में अखबार में देते हैं कि हमारे कॉलेज के बच्चों ने ये इनोवेशन किया, तो वो उनको पता नहीं है कि ये इट में गो अगेंस्ट देम। अगर आपने 2 फीचर भी डिस्क्लोज कर दिए कि साहब ये जो एंगल से 90 डिग्री पे इस तरह से अलाइंड है और वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका, देन योर पेटेंट में भी चैलेंज लेटर ऑन कि आपने ऑलरेडी इसको पेपर में पब्लिश कर दिया था। तो अगर बाय द पेपर में पब्लिश भी करना तो जस्ट आप ये कहिए कि हमने कुछ ऐसा इन्वेंशन बनाया जिसके एडवांटेजेस है, लेकिन आप उसके कंस्ट्रक्शन फीचर मत बताइए। या अपनी फेसबुक वेबसाइट पे या फिर सोशल और कॉर्कुट जो भी बात है, लिंक्डइन, जहाँ भी कुछ लोग शेयर करना चाहें, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कुछ भी शेयर मत कीजिए। और बाय द वे रेयर केस में शेयर भी करना पड़ता है, मैक्सिमम उसके एडवांटेज बता दीजिए, सर मैंने ये चीज बताई, इसके एडवांटेज है। कंस्ट्रक्शन फीचर यू डोंट टेल एनी टाइम, अगर आपने बता दिया तो ये प्रायर आर्ट बन जाएगा आपके लिए।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट आप में से काफी लोग ये पीटर इंग्लैंड के जो गारमेंट्स यूज करते होंगे, जैसे कि आपकी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, ट्राउजर्स हैं। तो अभी एक एग्जांपल है, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट इन्होंने जो अपना फाइबर फैब्रिक है उसको भी पेटेंट, उसका जो डाइंग का प्रोसेस, उसको डाई करते हैं, उसका डाइंग का प्रोसेस भी इन्होंने पेटेंट अपना इन्होंने बुक कर रखा है या फाइल कर ग्रांटेड है इनके नाम। तो देखो, a novel process of dyeing and processing a natural textile product using natural dyes alongside neem and tulsi। तो आप ये देख सकते हैं Vikas sir, Sir, unmute yourself. now okay? Yeah. So basically you can see that the t-shirt, the trouser, the shirt you are wearing has some patent related information with it। और अगर आप इसको ढंग से देखेंगे, I will share the slide properly later on, you can see that here it is written the product is treated with patented technology। Ma'am, next slide please। So जो कंपनी है एडवांटेज नेचर, जिससे इन्होंने पेटेंट लाइसेंस लिया है, पीटर इंग्लैंड वालों ने या आदित्य बिरला ग्रुप ने, वो देखा ऑलरेडी पेटेंट इज देयर, ऑलरेडी पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड इन देयर नेम। सो नेक्स्ट, ठीक है। तो आपके अब उस शर्ट में क्या है, आपका उस तरह से डाई किया हुआ है कि कोई फंगल या बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में डेवलप नहीं होगी, तो आपका फैब्रिक अच्छा नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है। तो आप ये इन्फ्यूज विद द गुडनेस ऑफ नीम एंड तुलसी, और बता रखा है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, यूवी प्रोटेक्शन, ठीक है, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप जो शर्ट रोज पहन रहे हो, आपको ये मतलब यू आर नॉट अवेयर कि इसमें भी एक पेटेंट का एक फॉर्मूला या पेटेंट का प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो पेटेंट आपके हर तरफ इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग कभी उस पर फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन इट्स इंग्रेडिएंट पार्ट, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब ये देखिए, ये स्टाम्प, आपको स्टाम्प दिख रहे हैं, विजिबल है स्टाम्प आपको? Yes sir। हाँ। अब जनरली आपने देखा हुआ जो क्रिकेट मैच होते हैं, T20 मैच होते हैं, तो ये इस तरह के पहले जनरली हम लोग नॉर्मल स्टैम्प यूज करते थे, और कभी कभी एम्पायर गलत डिसीजन दे देते थे आपने देखा होगा कि जैसे रन आउट किया तो पता नहीं चलता था किस इंस्टेंस में बैट क्रीज पे आया और किस इंस्टेंस में बेल्स हवा में गए, ठीक है, क्योंकि जब तक बेल्स हवा में नहीं होंगे तब तक आपको आउट नहीं दे सकता एम्पायर। बेल शुड भी पूरी तरह से हवा में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दो मतलब पूरा बेल हवा में जाना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी डिस्कनेक्टेड विद द स्टंप। तो पहले बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि क्या करें, मतलब व्हाट शुड बी डन। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये काफी गलत रन आउट हो जाते थे, स्टंप आउट गलत हो जाते, मतलब जो भी थे डिसीजन गलत हो जाते। तो नेक्स्ट, और अभी आपने देखा होगा कि इस तरह के स्टाम्प आपके अवेलेबल है मार्केट में, या फिर जो चलते हैं जो आपका मैचेस वगैरह में, ये स्टाम्प जिसको बोलते हैं एलईडी स्टाम्प। तो जैसे आपका टच करेगा आपका बॉल, जैसे आपका बॉल उस स्टाम्प पे टच करेगा तो वो एक सेंसर ये मूवमेंट करेगा, सेंस करेगा उसको, टच को या फोर्स को, और वो ब्लिंक कर देगा स्टाम्प। तो द इंस्टेंट मोमेंट यू कैन कैप्चर। नेक्स्ट, तो ये इन्वेंशन किसका है? ये इन्वेंशन जो स्टाम्प को, एलईडी स्टाम्प का इन्वेंशन है, दैट इज फ्रॉम द ब्रोंटे एकरमैन, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। तो उनका एक इन्वेंशन है, दिस इज द इन्वेंशन, एंड यू सी द टाइटल, सिस्टम फॉर इंडिकेटिंग मूवमेंट ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन और ओरिएंटेशन टू अनदर पोजीशन और ओरिएंटेशन। तो ये क्या कर रहा है, ये उस मोमेंट, इट इज कैप्चरिंग दैट मोमेंट इन विच योर बेल्स आर इन एयर। जैसे आपका बेल्स एयर में होगा उसको कैप्चर कर लेगा, और उस मोमेंट को आपका जो बैट्समैन क्रीज पे पहुंचा है उस मोमेंट से अपन कंपेयर कर सकते हैं, और थर्ड एम्पायर कैन गिव अ डिसीजन। ओके, तो दिस इज द, सो आपकी जो एलईडी स्टाम्प है वो भी आपका एक पेटेंट का पार्ट है, यू कैन सी। नेक्स्ट, और दिस इज द क्लेम। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से, या आजकल तो सब जगह ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें तो हर ब्रांच में अलाउड है, मतलब पढ़ना पड़ता है।
An assembly for indicating movement of an article used in a spotting activity from indicating movement of an article from first position orientation to second position orientation. The second position orientation indicating an event during the spotting activity which influence an outcome of the spotting activity. The assembly comprising. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो जो बेल्स के मूवमेंट को और स्टम्प के मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है. जैसे ट्रिगर होता है, जैसे बॉल उस पर लगता है, और जैसे आपके बेल्स हवा में होंगे तो आपके स्टम्प्स का ग्लोविंग एकदम से बढ़ जाएगा और यू कैन कैप्चर दैट मोमेंट और यू कैन कंपेयर दैट मोमेंट विद द बैट्समैन पोजीशन और यू कैन गिव अ डिसीजन वेदर इट इज आउट और नॉट आउट. तो आपने देखा होगा थर्ड एम्पायर के, आप लोग भी थर्ड एम्पायर का देखते थे, आप लोग भी डिसीजन देते हो क्योंकि वो दोनों मोमेंट कैप्चर कर रहा होता है. बेल्स मोमेंट भी कैप्चर कर रहा होता है लाइट का, और वो भी आपका कैप्चर कर रहा होता है क्रीज का. तो काफी बड़ी एक फैसिलिटी डेवलप हो गई है अभी कि वी कैन आइडेंटिफाई द द डिसीजन, वी कैन मेक अ डिसीजन. तो डिसीजन आपकी डेवलप हो गई इससे. तो ये काफी अच्छा इन्वेंशन है जो आपको बताता है कि जैसे कि आप लोग रोज मैच देखते हैं, रोज क्रिकेट मैच देखते हैं, लेकिन आपने कभी शायद बहुत लोगों ने गौर नहीं किया, वो इट्स पेटेंटेड इन द नेम ऑफ ब्राउन टेकर में. अब सबसे खूबसूरत बात ये इस चीज की, सबसे द ब्यूटी ऑफ दिस पेटेंट इज दैट मिस्टर ब्राउन टेकर में टेक्स मनी फॉर एवरी मैच. वो जैसे आज मैच है पुणे में, समझ करो मुंबई इंडियंस और समझ करो कोई KKR में मैच है, तो he will say that I will provide you the stamp till evening and I will charge this much of amount, 10 lakhs, 5 lakhs, whatever it is, and in the evening you need to return the stamp. तो खुद ही इसको मैनेज कर रहे हैं उन्होंने, अपने हो सकता है स्टाफ वगैरह कर रखा हुआ, लगा रखा हुआ. तो जब भी स्टाम्प दिए जाते हैं पर डे पर मैच के हिसाब से रॉयल्टी ले ली जाती है, या फिर हो सकता है सारे मैचेस के लिए बुक कर लिए जाते हैं. तो इस तरह से डिसीजन, तो अभी ब्राउन टेकर ने सारा फाइनेंशियल अपने पास रख रखा है, सारा कंट्रोल, और इस तरह से लाइसेंस देता है पर मैच के हिसाब से, मेकिंग लॉट ऑफ मनी. तो बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है, लेकिन क्योंकि पेटेंट है, एनफोर्स्ड है, तो इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी. तो ये सब चीजें हैं. नेक्स्ट, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. पेटेंट बेसिकली इन्वेंशन के लिए मिलता है आपको, इट इज फॉर इन्वेंशन. इट मे बी आइदर ए न्यू प्रोडक्ट और ए न्यू प्रोसेस. पेटेंट में बी फॉर आइदर फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस, और कुछ नहीं होता, या तो प्रोडक्ट होगा या प्रोसेस होगा. apparatus, डिवाइस, आर्टिकल, ओके, या प्रोसेस और मेथड, ओके, नथिंग मोर नथिंग लेस. न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस. इट शुड बी टेक्निकली एडवांस्ड, ठीक है ना. इट शुड नॉट बी लाइक एडिंग टू थिंग्स. ऐसा नहीं सिंपल आपने ऐड कर दिया, पानी के अंदर कोई रेड कलर लिक्विड मिला दिया और बोला कि सर इट्स अ रेड वाटर. नो, इट्स वेरी ऑब्वियस, इट इज नॉट टेक्निकली एडवांस्ड. लेकिन आप दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करके कोई एफिशिएंट इंग्रेडिएंट बनाते हैं तो इट इज टेक्निकली एडवांस, ठीक है. या फिर आप किसी कैमरे की पोजीशन को सेंसर से इंटीग्रेट करते हैं और कोई पर्टिकुलर डेटा रिलायबल फॉर्म में ले रहे हैं तो इट इज टेक्निकली एडवांस्ड, ठीक है. तो एंड थर्ड पोजीशन इज दैट कैन बी यूज्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री. इट मींस व्हाटएवर यू आर मैन्युफैक्चर, योर इन्वेंशन, इट शुड बी कमर्शियली अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल. इसको आप फ्रीक्वेंटली एक स्टेप बाय स्टेप बना सको. इट शुड नॉट बी रैंडम आइडिया. आपने कुछ बनाते बनाते आपसे कुछ पर्टिकुलर डिजाइन बन गई है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ उसको सेकंड पीस बनाना, तो आप भूल गए. तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट शुड बी capable to be used and manufactured in industry. It can be manufactured on large scale. And both two important thing you need to remember. It is for functional aspect. Patent is for functional aspect. Design आपका एक outer feature के लिए, aesthetic feature के लिए हो सकता है, लेकिन patent is of functional aspect. Second, ये कोई आउटर कॉन्फ़िगरेशन लुक के लिए नहीं है. आउटर कॉन्फ़िगरेशन लुक के लिए वी हैव सेपरेट प्रोटेक्शन, दैट इज डिजाइन, ओके. तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है. नेक्स्ट, तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है आपके. ये टेरिटोरियल नेचर होता है. जैसे आपने इंडिया में पेटेंट अप्लाई किया तो उसकी एनफोर्सिबिलिटी इंडिया में होगी, 20 ईयर्स के लिए होता है, और काफी सारे फील्ड्स में पेटेंट आप अप्लाई कर सकते हो. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, इसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों पेटेंट्स आपके अलाउड है, ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पेटेंट टेरिटोरियल नेचर. अगर आपको लगता है कि आपका पेटेंट जापान में भी आपको इस पेटेंट की जरूरत है तो आप जापान में भी अप्लाई कीजिए. आपको लगता है आपको पेटेंट कोरिया में सक्सेस रहेगा तो कोरिया में अप्लाई कीजिए. तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना. वो इम्पोर्टेंट, जैसे अभी कोविशील्ड वगैरह है या जो पेटेंट्स हैं इस तरह के, जो इनकी ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, या जैसे जिलेट का रेजर है ग्लोबली बिकता है, तो उन्होंने पूरे अक्रॉस द ग्लोब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट, तो वन इन्वेंशन वन पेटेंट.
ठीक है ना, मतलब अगर आपने एक इन्वेंशन किया तो उसका एक पेटेंट होगा, दो इन्वेंशन दो पेटेंट होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और द वे इन्वेंशन वर्क, कैसे इन्वेंशन काम कर रहा है, कैसे सेंसर डेटा कैप्चर कर रहा है, कैसे उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे उस डेटा की फॉर्मेट चेंज कर रहा है, फिर उसको वापस कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपको ये समझाना है। आपको ये नहीं बोलना कि आई हैव अचीव्ड अ गुड फोटोग्राफ, नो, दिस इज द आउटकम, दिस इज नॉट द क्रिटिकल पार्ट। योर टू क्रिटिकल पार्ट शुड बी फंक्शनल, कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं, कैसे एन्क्रिप्शन हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करना है। फंक्शनल इंप्रूवमेंट क्या है, और क्लेम्स, फिर क्लेम्स भी आते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक लाइन सुनिएगा, फोकस ऑन व्हाट द इन्वेंशन इज एंड हाउ इट वर्क्स रेदर देन व्हाट द इन्वेंशन डज। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं हमारे पास प्रोविजनल अप्लाई करने के लिए आते हैं, सर माय इन्वेंशन अचीव दिस 5 पॉइंट्स, मेरा इन्वेंशन बेटर है, मेरा इन्वेंशन ज्यादा क्लियरिटी ला रहा है, ये इमेजेस ज्यादा क्लियर रखता है, इससे इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होती। अरे भाई, this is not the invention is how you put the lens in particular angle with the help of any rivet or any rotating mechanism, वो important है, वो function है, उसको explain करना है। तो पहले कुछ लोग पहले बीच में ऐसी गड़बड़ भी होती थी पेटेंट ऑफिस में, गड़बड़ पेटेंट ऑफिस में नहीं, मतलब क्लाइंट एंड पे, कि लोग पेटेंट अप्लाई कर देते थे, ओनली एडवांटेज बताते थे अपने प्रोविजनल में, तो वो उससे आपकी प्रायोरिटी डेट अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर बोलेगा कि आपने जो प्रोविजनल में अप्लाई किया था उसमें तो कोई कुछ डिस्क्लोज ही नहीं किया आपने, कोई उसका एडवांटेज बताए। अब एडवांटेज तो कोई भी कुछ बता सकता है ना, कि सर मैंने इंप्रूवमेंट किया, अरे इंप्रूवमेंट कैसे किया वो इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज हमेशा यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ द पेटेंट। आपका जो हेलमेट है तो उसका बक्कल है, वो बक्कल को कैसे आपने लगा के उसको टाइटन करना है, उसके लिए आपने किस तरह का मैकेनिज्म किया है ताकि बक्कल आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, नेक पोर्शन पे प्रॉपर फिट हो जाए, उसको कैसे अलाइन करना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। आप ये कह दो कि मैंने एक बक्कल दिया है, नो, दिस इज ओनली जस्ट एन एडवांटेज और द आउटकम, you have to give how the buckle is working. Okay, next. So I think we can skip this slide because ये एक बहुत एडवांस स्टेज वाली चीज है। नेक्स्ट, तो अब देखिए, आप लोग अभी सब लोग लैपटॉप पे, मोबाइल या फिर इंटरनेट या फिर आपका डेस्कटॉप यूज करेंगे, तो लैपटॉप पे वेरियस कंपोनेंट होते हैं। स्टोरेज के लिए अगर आपका स्टोरेज डिवाइस अलग होता है, रैम रोम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, और हार्ड डिस्क अलग होती है, मदरबोर्ड अलग होता है, कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड एक अलग अलग कंपोनेंट है, बैटरी अलग कंपोनेंट, डिस्प्ले अलग कंपोनेंट है। अगर आपका डिस्प्ले खराब हो जाता है तो डिस्प्ले आपको रिप्लेस करके देता है। तो जस्ट एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं आपको कि एक लैपटॉप एक सिंगल डिवाइस है, लेकिन मल्टीपल इनोवेशन काम आ रहे हैं। तो डिवाइस सिंगल है लेकिन उसमें मल्टीपल पेटेंट हो सकते हैं, मल्टीपल इन्वेंशन हो सकते हैं। एक मोबाइल फोन में मल्टीपल इन्वेंशन हो सकते हैं, हो सकता है जो स्क्रीन का मोबाइल का वो सिम स्लॉट हो एक डिफरेंट इन्वेंशन हो, उसका प्रोसेसिंग अलग डिफरेंट इन्वेंशन हो सकता है, ठीक है ना, उसके अंदर मेमोरी का अलग इन्वेंशन हो सकता है, उसके अंदर और भी कोई इन्वेंशन हो सकता है, प्रोसेसिंग के लिए अलग प्रोसेसर उसका अलग पेटेंट हो सकता है। तो मल्टीपल पेटेंट्स हो सकते हैं, डिस्प्ले का अलग पेटेंट हो सकता है, डिस्प्ले में टच पैड का अलग पेटेंट हो सकता है। तो ये चीज है, मल्टीपल पेटेंट्स हो सकते हैं एक सिंपल डिवाइस में, तो इसीलिए कहा था वन इन्वेंशन वन पेटेंट। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अच्छा, एक इन्वेंशन सिंपल भी हो सकता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है, इवन अभी अभी आपने देखा होगा बिजली की बड़ी क्राइसिस चल रही है, ठीक है, और इवन अपने महाराष्ट्र में, गुजरात में, कई जगह आपने देखा होगा बिजली की बड़ी रूरल एरिया में काफी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो काफी बड़ा एक इशू है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाली चीजें को ज्यादा प्रेफर किया जाए कई जगह। तो अफ्रीकन विलेज है, वहां पर इस तरह का एक डेवलप किया इन्होंने, एक पीटर इंकर जिन्होंने डेवलप। तो बेसिकली ये देखिए आप, यू कैन सी, इन्होंने एक पोर्ट बनाया है, डबल लेयर प्लॉट, और बीच में क्ले रख दी और क्ले के अंदर पानी चला दिया और ऊपर डैम क्लॉथ, गलत कपड़ा वेट क्लॉथ से उसको ढक दिया। तो अंदर की जो भी सारी गर्मी वो इवेपोरेट की बाहर आ जाएगी, जैसे आपकी मटकी में होता है, ठंडे पानी की मटकी में, तो अंदर ठंडा रहेगा, इनसाइड प्लेस विल कूल। और इस तरह से आप अपनी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह उसको प्रिजर्व कर सकते हो 5-6 डेज के लिए। तो एक सिंपल इनोवेशन है। नेक्स्ट, तो इस तरह से इसका प्रोटोटाइप ये है, और यहाँ आप देख सकते हैं डैम क्लॉथ, अनग्लेज्ड इनर प्लॉट है ना, फिर आपका आउटर क्ले पोर्ट, ठीक है, इसके बीच में इन्होंने सैंड भर रखा है, फिर पानी डाल दिया, तो अंदर की जो भी सारी गर्मी इवेपोरेट के बाहर निकल जाएगी, और आपके जो खाने पीने की चीजें वो 4-5 दिन तक प्रेजर्व हो सकती है। तो गाँव में जहाँ पर फ्रिज का इशू है, आप इवन अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू बहुत बड़ा चल रहा है, तो वहां पर ये काफी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है।
तो इस तरह के छोटे छोटे इन्वेंशन भी हो सकता है आपका पेटेंट के एलिजिबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत सेंसर मैकेनिज्म हो या कोई ब्रेक सिस्टम हो या फिर एंटी स्किड सिस्टम हो, एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे भी आप इन्वेंशन लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं फिर अपन एडवांस इन्वेंशन में भी छोटे इन्वेंशन में चलते हैं। एक कैंटन ली है जो केनियन सिटीजन है, इन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची है जो चर्च जाती है, उसके जूते बड़े छोटे, तो बड़ा मतलब कई बार होता है छोटे बच्चे बड़ी मतलब बड़े बच्चे मतलब बच्चे छोटी छोटी चप्पल या फिर ऐसा कुछ साइज का इशू हो जाता है क्योंकि घर में ज्यादा फुटवेयर्स नहीं होते। तो इन्होंने कुछ इस तरह से सोचा कि मैं ऐसा करूं कि एक ही फुटवेयर फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, जिसको बाहर जाना वो पहन के चल जाए। तो इन्होंने क्या किया, देखिए आप 3 मेन प्लेसेस पे इन्होंने अपने रिवर्स दे दिए और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, उसको आगे पीछे ले सकते हो, उसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो अगर छोटा बच्चा भी यूज करता है, बड़ा एडल्ट पर्सन भी यूज करता है, बड़ा जिसका पैर का साइज बड़ा है, ठीक है। तो ये एक फीचर है इसका, ये भी एक पेटेंट हो सकता है। तो छोटी छोटी चीजें पेटेंट हो सकती है, जरूरी नहीं अपन बहुत एडवांस तरीके से सोचे, एक सिंपल इन्वेंशन पेटेंट हो सकता है। नेक्स्ट, तो ये पेटेंट का चार्ट होता है, अगर आप इसको संभाल के रखिए, मैंने स्लाइड ऑलरेडी मैंने को दे दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेंशन सब्जेक्ट मैटर अलाउेबल है नहीं है। अगर सब्जेक्ट मैटर अलाउेबल है फिर हम नोवेल्टी चेक करते हैं, फिर इन्वेंटिव स्टेप चेक करते हैं, फिर यूटिलिटी चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि आपका जो डिस्क्लोजर पूरा है नहीं है। जैसे आपने बोला कि सर कैमरा, तो कैमरा कितने मेगापिक्सल का, आपने बोला सेंसर, कौन सा सेंसर, स्मेल सेंसर, कलर सेंसर, क्या माइक प्रोसेसर, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर। तो आपने प्रोसेसर बोल दिया, उससे काम नहीं चलेगा, मिनिमम आपको बताना पड़ेगा, मिनिमम कैपेसिटी का प्रोसेसर इतना होना चाहिए तब जाके मेरा एनिमेशन काम करेगा। डिस्प्ले साइज, मिनिमम कितना डिस्प्ले साइज होना चाहिए, आपको मतलब कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक एक चीज। कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए केमिकल का, 2%, 10%, 5%, ठीक है ना। रिवेट्स कितने इंच के रिवेट्स होने चाहिए, कितने इंच का होल होना चाहिए, कितना इंच का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी आपके इन्वेंशन की कैरेक्टरिस्टिक आपको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके आपका इन्वेंशन पेटेंट के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर। अब देखिए आप, अब नोवेल्टी में आपका न्यू फिजिकल फीचर भी हो सकता है, जैसे कि आयरन, पहले आयरन आता था, अब हम लोगों ने क्या डेवलप कर दिया, कार्बन फाइबर में। इसका ये इट्स अ न्यू मटेरियल, तो इट्स अ नोवेल्टी फीचर। इनकेंडेंस कैन बल्ब वर्सेस CFL वर्सेस LED, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है, लेकिन सेम वोल्टेज पे आपको डिफरेंट ब्राइटनेस मिल रही है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपका दिस विल कम अंडर द इन्वेंटिव एस्पेक्ट, टेक्निकली एडवांसमेंट, और शुड बी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन इंडस्ट्री, दैट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो भी आप इन्वेंशन बनाए उसको आप मल्टीपल लेवल पे आपको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एग्जांपल लेते हैं, मिथाइल डेरिवेटिव प्रोवाइड्स गुड कोटिंग फॉर मैंगो। अब जैसे आप महाराष्ट्र की बात करें तो अल्फांसो मैंगो काफी ज्यादा फेमस है, पूरे इंडिया में और ग्लोबली सप्लाई होते हैं। तो उन पे कोटिंग की जाती है ताकि वो उनका प्रिजर्वेशन बना रहे, ताकि खराब ना हो, एक्सपोज नहीं हो सनलाइट वगैरह से, जो भी है तो एक्सपोज ना हो, ठीक है। तो ये एक आपका एक एस्पेक्ट है, ठीक है। अब देखिए आप, अब मिथाइल डेरिवेटिव प्रोवाइड गुड कोटिंग फॉर मैंगो, एंड नाउ अगर ये ऑलरेडी नोन है, अब इफ आई से ethyl derivative also provide good coating for mango, so it is my invention that I analyzed that ethyl derivative also good for coating. It is novel, but it is not technically advanced. Why? Because methyl derivative and ethyl derivatives may come under the same family of compound, and so the property exhibited by methyl derivative and ethyl derivative may be same. So it may be very obvious, भाई मिथाइल डेरिवेटिव को प्रॉपर्टी दे रहा है तो इथाइल डेरिवेटिव सेम प्रॉपर्टी दे सकता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सिमिलर कंपाउंड। तो इस केस में क्या होगा, आपका इन्वेंशन नोवल है बट इन्वेंटिव नहीं है। नेक्स्ट, एंड अब अपन दूसरे इन्वेंशन पे आते हैं हम लोग। आपका जो अब नाउ यू कम टू नेक्स्ट इन्वेंशन, ओके। नहीं मैम पीछे, फ्लोरो कंपाउंड्स आर देयर, ओके मैम। इसके बाद नेक्स्ट, फ्लोरो कंपाउंड्स आप लोग जानते हैं, फ्लोरो कंपाउंड्स आर देयर, ब्रोमो कंपाउंड्स आर देयर।
अब जनरली क्या होता है, फ्लोरो ब्रोमो कंपाउंड्स की साल्ट नेचर के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ब्रोमो कंपाउंड से फार बेटर फ्लेम रिटार्डिंग कैपेसिटी, फ्लेम को रोकने की, जैसे कि जहां पर आपका अग्निशमन विभाग जो आपका फायर डिपार्टमेंट जो यूज करता है केमिकल, तो ब्रोमो कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा फ्लेम रिटार्डिंग कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू फ्लोरो कंपाउंड। तो यहाँ पर आपका क्या इन्वेंटिव है, क्यों? क्योंकि जनरली इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए थी। हियर ब्रोमो कंपाउंड शो सम एक्टिविटी व्हिच इज नॉट शोन बाय फ्लोरो कंपाउंड्स। तो फ्लोरो कंपाउंड्स फ्लेम रिटार्डिंग कैपेसिटी अच्छी शो नहीं करते, लेकिन ब्रोमो कंपाउंड शो कर रहे हैं। तो आपने ये चीज को आइडेंटिफाई करके एनालाइज करके एक नया केमिकल बनाया है, तो इट इज इन्वेंटिव। तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ फिशेस दिखा रखी है, उसमें इन्वेंटिव ब्लू कलर की फिश इन्वेंटिव है, लाइक आपका आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन है, तो इसको आप इन्वेंटिव मान सकते हो। नेक्स्ट, तो पेटेंट में भी है वो प्रोसेस, a method for making cost effective infrared heaters. It can be machine, it can be like motorized device for cleaning leaves outward, जैसे कि पत्तियां काटने की जो मशीन आती है। Article for manufacturing pen, pencil, chair, seat. Composition of matter, paints, medicine, drugs. New and useful improvement like chair with footrest. अब चेयर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने उसमें फुटरेस्ट लगा दिया, ठीक है, ओके। रोटेटिंग चेयर है लेकिन आपने उसको रोटेटिंग चेयर बना दिया, ठीक है। आदमी पीछे भी देख के बात कर सकता है, टर्न होकर आगे भी आ सकता है वापस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, सो पेटेंट के लिए थोड़ा सा एक हल्का सा है कि इट्स अ लीगल टाइटल रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। एक्सक्लूसिव राइट, अगर आपको पेटेंट ग्रांट हो गया तो कोई थर्ड पार्टी इसको ना तो बना सकता, ना बेच सकता, ना इंपोर्ट कर सकता, ठीक है ना। लिमिटेड टेरिटरी वेयर फाइल्ड एंड ग्रांटेड, जहां पर आपको फाइल किया है, जहां ग्रांट हो वहां आपको राइट्स मिलेगा। अगर आपका पेटेंट इंडिया में ग्रांटेड है तो कोरिया में इसको कोई भी यूज कर सकता है विदाउट योर परमिशन, ठीक है। और लिमिटेड टाइम 20 इयर्स के लिए, 20 साल के बाद आफ्टर 20 इयर्स पेटेंट विल कम इनटू पब्लिक डोमेन एंड एनी पर्सन कैन यूज इट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फिनोमेना। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जनरली इंडियन सिटीजन इंडिया में पेटेंट फाइल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यूएस में अगर ग्रांट भी होगा तो उसको इन्फोर्स करना मुश्किल हो जाएगा, वहां पर अटेंडिंग फीस बहुत हाई है। क्या क्या कुछ कंट्रीज है जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर इन्फोर्समेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है, वहां पर करप्शन इतना ज्यादा है कि इट इज डिफिकल्ट टू इन्फोर्स द पेटेंट्स। तो आप सोचोगे ठीक है वहां तो वैसे भी कुछ बेनिफिट है तो आप अप्लाई ही करोगे। तो डिपेंड ऑन द स्ट्रेटेजी, डिपेंड ऑन द लीगल फ्रेमवर्क। कुछ कंट्रीज WTO को मानते ही नहीं कुछ। अब जैसे तालिबान में आपने कोई पेटेंट ग्रांट करा लिया तो वहां पर रूल्स रेगुलेशंस का इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रॉपर, तो वहां पर कोई सक्सेस नहीं है। सॉरी, अफगानिस्तान, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो जैसे सीरिया वगैरह कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर रूल्स का कोई बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं, क्योंकि वहाँ अलग इश्यूज अलग है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज अलग। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये दिस इज द बाइसाइकिल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल बाइसाइकिल, इसको आपने हॉरिजॉन्टली इसको पार किया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है, पार्किंग स्पेस, कितना पार्किंग चाहिए। अब मुंबई में आपके, अगर पर मुंबई की बात करें तो जो पुराना मुंबई है, जहाँ जो मेन मुंबई है आपका, वहां पर बड़ी प्रॉब्लम है, ऑफिस प्रीमाइसेस काफी सिकड़े सिकड़ी जगह पे है, तो वहां पर तो काफी बड़ी पार्किंग इज ए बिग प्रॉब्लम। तो समवन कम विद द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, वर्टिकल बाइसाइकिल पार्किंग, बाइक रेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग मोर देन 50% स्पेस। यहाँ पर इन्होंने इसको वर्टिकल कर दिया, तो जो साइकिल आपकी ओरिजिनल पार्क हो रही थी उसको उन्होंने अलाइन करके लिफ्ट करके ऊपर ऊपर की तरफ टिल्ट कर दिया, जहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, और आपका इतना सारा स्पेस अवेलेबल हो गया, ओरिजिनल स्पेस काफी मिल गया आपको, तो आराम से यहाँ पर इवन एक कार भी खड़ी हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पर स्पेस की इश्यूज है, वहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच। तो आप अपने इन्वेंशन को प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच की तरफ से देखेंगे तो आपको ज्यादा आपके क्लेम्स अच्छे बन सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ लिफ्टिंग आयरन, बड़ी आजकल बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल लोगों के पास, सबके पास तो मोबाइल्स है, ठीक है, और काफी डिस्ट्रैक्शन है आजकल। फोन आ जाता है, बेल पे कोई है, कुछ है, टीवी पे कुछ गाना आ गया, कुछ म्यूजिक आ गया, कुछ आ गया। तो जैसे आप आयरन कर रहे हैं कपड़ों पे और आपके डोर पे बेल बजी या फिर आपने फोन पिक कर लिया और आप भूल गए उस आयरन को वहां से लिफ्ट करना, तो आपका जो क्लॉथ है जो जिसको आप आयरन कर रहे हैं वो डैमेज हो सकता है। तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो क्या किया इन्वेंटर ने, आप देखिए 22A और 22B,
ठीक है। ये इसको नेक्स्ट इस सोल प्लेट के लिए 22A 22B एक लिफ्टर लगा दिए हमने, तो इससे क्या होगा नेक्स्ट। तो ये जो सोल प्लेट है जो आपका जिसपे आपका कपड़ा आपका वो उस पर पूरा टच करके आयरन होता है आपका, तो वो हमने 22A और जो 26B था जो भी था उसको हमने लिफ्टिंग लेग बोला है। तो जैसे आपका हमने जैसे हमारा हाथ सेंसर आवर हैंड विल अवे फ्रॉम द हैंडल, जैसे हमारा हाथ वहां से हटेगा और 2 या 3 सेकंड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो उसको सोल प्लेट को लिफ्ट कर देगा और आपका जो क्लॉथ है या टेक्सटाइल पीस है वो प्लेट से डिसजॉइंट हो जाएगा और वो कपड़ा जलने से बच जाएगा। क्योंकि जनरली आप प्रेस करते करते 3 या 4 सेकंड अगर आप छोड़ते नहीं, आप जनरली प्रेस को उल्टा रख देते हैं, आयरन को उल्टा रख देते हैं, मतलब उसको स्टैंड पे आप कभी उसको कपड़े पे टच नहीं रखते 3-4 सेकंड एक ही जगह। तो जैसे वो सेंस करेगा कि भाई पोजीशन इज सेम फॉर 3 और 4 सेकंड, इट मींस यूजर ने प्रेस से कंट्रोल हटा दिया है और कहीं और एंगेज हो गया है, फोन पे बात करने में या डोरबेल पे किसी को अटेंड करने में या कुछ और हो सकता है, तबीयत खराब हुई व्हाट एवर इट इज। तो उस केस में वो क्या करेगा वो आयरन पे वो उसको लिफ्ट कर देगा और आपका कपड़ा उस गर्माहट से बच जाएगा जो आयरन की सोल प्लेट की होती है टेम्परेचर से, और कपड़ा जलने से बच जाएगा। तो ये इन्वेंशन का एडवांटेज है। तो ये बहुत अच्छा इन्वेंशन है, आप लोग भी सोच सकते हैं इस तरह के इन्वेंशन, है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली आपका हाथ हटा तो सेंस करके अपने आप को स्विच ऑफ कर देगा, उसको प्रेस को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो आपके काफी यूजफुल इन्वेंशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से देखिए आप एक सिंपल मेटल रोड से आप कितने इन्वेंशन ले सकते हैं। उसको आप शार्पन करेंगे एक साइड से और दूसरी तरफ टेपर कर सकते हैं, तो इट कैन बी अ पेपर पिन। आप एक तरफ शार्पन करके दूसरी तरफ आप उसको एक होल कर देंगे तो इट बिकम अ हैंड निडल। आप नीचे शार्पन करके नीचे होल कर देंगे तो इट बिकम मशीन निडल। उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पेपर पिन बना सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन भी दे सकते हैं। तो लॉट ऑफ इनोवेशंस आर, ड्राइंग पिन भी बना सकते हैं, पीछे आप प्लास्टिक कैप लगा के आगे शार्पन कर दीजिए। तो लॉट ऑफ इनोवेशंस आर देयर ऑन अ सिंगल मेटल रोड। तो इसीलिए इतने सारे पेटेंट फाइल होते हैं, क्योंकि छोटा सा भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो डिफर कर सकता है, उसके एडवांटेज डिफर हो सकते हैं, उसका इट में भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिससे आप लोग ज्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे। देखिए आप NaCl प्लस HCl, आई थिंक नाउ थिंक मैम अभी ठीक है, अभी मुझे लगता है वो टेम्परेरी किसी का हो गया होगा। अब NaCl प्लस NaOH प्लस एसिड प्लस बेस, result will be under normal condition salt and water. Okay, suppose this is the experiment already done by you, Dr. Vidya Patil. Suppose Dr. Vidya Patil who is coordinating the seminar, उन्होंने ये कुछ किया है, इस तरह का एक सॉल्यूशन बना के बोला कि ये NaOH प्लस HCl को रिएक्ट करके NaCl प्लस H2 बना के बोला कि एसिड प्लस बेस, और कुछ स्टडी करके बोला एसिड प्लस बेस अंडर नॉर्मल कंडीशन विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब एक और दूसरे मैडम आ गए, दूसरे प्रोफेसर आ गए, उन्होंने बोला कि मैंने KOH प्लस HCl करके KCl प्लस H2O दिया है। तो अब उन्होंने बोला KCl मैं फर्स्ट टाइम रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको, या किसी पूरे दुनिया को मैंने KCl फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया, लेकिन KCl की प्रॉपर्टी क्या निकली, सॉल्ट की प्रॉपर्टी निकली। क्योंकि डॉक्टर पाटिल ने पहले बता दिया था कि एसिड प्लस बेस अंडर नॉर्मल कंडीशन विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो KCl की प्रॉपर्टी सॉल्ट है और KOH प्लस HCl की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड प्लस बेस है। तो इट कैन बी KCl is reported for the first time, it is novel, but it is obvious, it is very generic, क्योंकि ये तो पहले से पता था ना कि एसिड प्लस बेस अंडर नॉर्मल कंडीशन विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, KCl इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर नोवेल्टी इज देयर बट इन्वेंटिव स्टेप इज मिसिंग, सो पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब आप सेकंड एग्जांपल पे जाइए, आप यूरियस प्लस कार्बोटेमाइड, it gives a drug to control the blood sugar.
ओके तो ये ड्रग टू कंट्रोल द ब्लड शुगर यूरेस प्लस कार्बोटेमाइड। अब लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इट इज टॉक्सिक इन नेचर, थोड़ा टॉक्सिक नेचर है, तो कई बार स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, छाले भी हो सकते हैं, अल्सर्स भी हो सकते हैं। अब देखिए यूरेस की जगह अगर मैंने फैमिली कंपाउंड लिया सल्फोनिल यूरेस और कार्बोटेमाइड की जगह टॉल्बुटेमाइड लिया, तो मुझे ऐसा मेडिसिन मिला जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में काम करने में आ रहा है, मे बी डायबिटीज, और लेकिन ये नॉन टॉक्सिक है। तो यहाँ पर मेरा क्या अचीवमेंट है कि मैंने नॉन टॉक्सिक ड्रग अचीव किया है जो ब्लड शुगर कंट्रोल, तो कितना बड़ा एडवांटेज है, सारे साइड इफेक्ट्स लगभग खत्म हो जाएंगे। तो ये इन्वेंटिव है, ये नोवल भी है, इन्वेंटिव भी है। तो इस तरह के इन्वेंशन को पेटेंट के लिए कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, अब जैसे आप शेविंग रेजर देखिए, आप लोग काफी लोग मैक 3 रेजर यूज करते होंगे जिलेट का, तो इस पे लगभग 57 या 58 पेटेंट्स इस सिंगल रेजर पे हैं। और क्यों है? इंडिकेटर स्ट्रिप का अलग पेटेंट है, 3 ब्लेड कॉन्फ़िगरेशन अलग है, डीएलसी एजेस का अलग पेटेंट है, सबका अलग अलग पेटेंट है। नेक्स्ट, ये स्लाइड्स में यहाँ पर छोड़ दूंगा तो आप देख सकते हो। वैक्यूम चेंबर का अलग पेटेंट है, सिंगल पोर्ट कार्ट्रिज लोडिंग सिस्टम का अलग पेटेंट है, 3 स्टेगर्ड ब्लेड्स का अलग पेटेंट है, पिवट पॉइंट का अलग, पिवट डिजाइन का अलग पेटेंट है, काउंटर ग्रिपिंग का अलग पेटेंट है, इंडिकेटर स्ट्रिप का अलग पेटेंट। तो ऐसे 56 पेटेंट्स इन्होंने अलग अलग किए हुए। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक ही सिंगल प्रोडक्ट में मल्टीपल पेटेंट, जैसे मैंने आपको बताया लैपटॉप पे मल्टीपल पेटेंट हो सकते हैं क्योंकि कंपोनेंट डिफर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये स्लाइड करके हम लोग डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग कंक्लूड कर देंगे। तो ये देखते हैं आप, हाँ मैम पहले वाली स्लाइड पे आइए, इससे पहले वाली पे, यू कैन नेक्स्ट। ये एक चेयर है, सपोज कीजिए आप घर पे कोई सिंपल चेयर है। अब इस पे मैं व्हाट आई पुट अ मैग्नेटिक पोल्स विद न्यूमरस प्रोटरबेंस। प्रोटरबेंस का मतलब होता है एक उभरा हुआ, जैसे बॉल है, बॉल आप अगर मैं आपके पीछे बॉल रख दूं तो आपको चुभेगा ना थोड़ा सा, यू फील डिफरेंट फीलिंग के, थोड़ा सा कुछ अड़ रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ दर्द हो रहा है। तो वो मैंने मैग्नेटिक बॉल लगा दिया है चेयर के इस पे रेस्ट आर्म पे, जो रेस्ट पोजीशन पे, और जब मैं पीछे जाता हूँ तो मेरा जो बैकबोन है, बैक वाला एरिया, इसको टच करता है और मसाज इफेक्ट देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी इस तरह के मसाज इफेक्ट देते हैं आपको, ताकि कहीं को बैक पेन का प्रॉब्लम रहता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहती है कहीं को, ठीक है, या फिर वैसे थकान रहती है, तो उसके लिए कई बार क्या करते हैं, मैग्नेटिक बॉल का कुछ मसाज इफेक्ट देते हैं ताकि वो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। तो सपोज कीजिए ये चेयर है, अब चेयर पे मैंने मैग्नेटिक प्रोटरबेंस लगा दिए हैं और मैंने बोला दिस इज माय इन्वेंशन दैट दिस चेयर विद मैग्नेटिक प्रोटरबेंस will help the patient for massage, for doing massage. Next, अब नेक्स्ट पे आइए। अब सपोज कीजिए आप एज ए इन्वेंटर मेरे पास आते हैं कि सर मैंने ये इन्वेंशन किया है, मैंने एक चेयर स्ट्रक्चर पे मैग्नेटिक प्रोटरबेंस लगाया है जिससे मसाज इफेक्ट मिल रहा है। तो मेरा आपसे क्या इंक्वायरी होगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि थोड़ा आपको थोड़ा सा आपका विजन बढ़ जाए उससे। सबसे पहले तो पूछूंगा, why does the installation of magnetic balls onto the chair have the effect of massage? कि मसाज का जो मैग्नेटिक बॉल्स आपने चेयर पे लगाया इस पे मसाज इफेक्ट क्यों आ रहा है? तो आप कह सकते हैं कि सर आपका जो बैक पोजीशन है वो चेयर पे इस तरह से रहता है कि सबसे इजीली आप अपना ऑफिस का काम भी कर सकते हो और उस चेयर को यूज भी कर सकते हो। अगर मैं इसको बेड पे लगाऊंगा तो आप फिर उस वक्त आप लैपटॉप पे काम नहीं कर पाओगे, डेस्कटॉप पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी पोजीशन पूरी तरह से 90 डिग्री अलाइन होगी, बिल्कुल आप लेट जाओगे आप। लेकिन आप बैठ के काम करना तो आपको चेयर पे आपको प्रोटरबेंस चाहिए, ठीक है। फिर पूछते हैं व्हाट इज इफेक्टिव, उसका मैग्नेटिक पार्ट इफेक्टिव है या उसका प्रोटरबेंस या उसका उभरा हुआ पार्ट इफेक्टिव है या दोनों? तो ये क्वेश्चन मुझे आपसे करने हैं, तो आप मुझे उसका आंसर दे सकते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन होगा कि क्या केवल एक पर्टिकुलर मटेरियल काम में लेना है, कुछ भी मटेरियल हो सकता है? शुड इट बी एन आयरन अलॉय, शुड इट बी ए स्टील, शुड इट बी ए जिरकोनियम, थोरियम, प्लेटिनम, कुछ क्या क्या मेटल, क्या मैग्नीशियम, क्या हो सकता है? तो मैं कहता हूं कि मटेरियल ABC कैन बी यूज्ड।
तो पहले सपोज कीजिए आपने बोला कि आप मेरे पास है सर मैंने आयरन से बनाया, तो मैं कहता हूँ आयरन के अलावा और क्या क्या यूज कर सकते हो। आपने बोला सर मेटेरियल बी सी डी ई एफ कैन बी यूज, तो मैं 6 मैग्नीशियम भी यूज कर सकता हूँ, जिरकोनियम भी यूज करता हूँ, थोरियम भी यूज कर सकता हूँ, या फिर और मेटेरियल और मेटल, ठीक है ना, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर मैं 5 मेटेरियल से अपना ये इन्वेंशन बना सकता हूँ। फिर मैं पूछूंगा कोई और फिगर्स भी यूज कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर स्पेरिकल भी कर सकते हैं, ओवल भी कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन उनके सरफेस पॉलिश होने चाहिए। अगर सरफेस पॉलिश नहीं होगा तो काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है, तो मैंने इसको विद पॉलिश सरफेस यूज करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 4-5 शेप हम यूज कर सकते हैं। फिर मैंने बोला इसको कैसे यूज कर सकते हैं सर? आपने बोला इसको सर चेयर पे भी लगा सकते हैं, इसको प्रोटरबेंस को अपने स्लीपर्स पे भी लगा सकते हैं, शूज पे भी लगा सकते हैं, बेड पे भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए आप पहले आप बिल्कुल एक लिमिटेड तरीके से मेरे पास आए थे कि सर एक चेयर है जिसपे आयरन प्रोटरबेंस लगे हुए हैं जिनका मैग्नेटिक नेचर है। लेकिन अब आप मुझसे कह रहे हो सर अब मैं आया हूँ और पहले आप कह रहे थे सर मेरा स्पेरिकल शेप है, लेकिन अब आप बोल रहे हो सर मैं 4-5 मेटल यूज कर सकता हूँ कोई से भी, मेरे 4-5 शेप हो सकते हैं और 4-5 जगह यूज कर सकता हूँ। चेयर पे यूज कर सकता हूँ, स्लीपर्स पे यूज करता हूँ, बेड पे यूज कर सकता हूँ। तो अब आपका इन्वेंशन काफी ब्रॉड हो गया, तो आपका स्कोप बढ़ गया, तो आपका लोग इन्फ्रिंजमेंट इजीली नहीं कर पाएंगे। और अगर आप केवल कहते साहब मैं स्पेरिकल यूज कर रहा हूँ, तो सामने वाला कहता साहब मैं तो मेरा तो शेप ही डिफर है, मैं तो ओवल यूज कर रहा हूँ, मैं तो स्क्वायर विद पॉलिश सरफेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन्वेंशन का स्कोप बढ़ाने का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट टू फाइल सिस्टम, जो फर्स्ट फाइल करेगा उसको राइट मिलेगा। If two researchers are working in different location, one is in Pune, one is in Hyderabad, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों एक ही एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने पहले पेटेंट फाइल किया उसको राइट मिलेगा, सेकंड वाले को नहीं मिलेगा, भले इन्वेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो। तो इसलिए प्रायोरिटी डेट बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट डिले द फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। नेक्स्ट, तो कुछ नॉन पेटेंटेबल भी है, जैसे कि आप लोगों ने कोई एडल्ट्रेशन फूड को एडल्टर करने का कोई तरीका बनाया, जिससे फूड खराब हो जाए, उसको स्टेल हो जाए, वो है ना, ठीक है ना, उसमें पॉइजनस इफेक्ट आ जाए, वो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। डिवाइस फॉर स्मोकिंग, जो सिगरेट्स होते हैं उसके लिए आपने कुछ अलग से स्टैंड बना, एक अलग से अरेंजमेंट बनाया जिससे स्मोकिंग इजीली हो जाए, तो ये सब के मोरालिटी के खिलाफ है, तो वो आपका नहीं हो सकता। परपेचुअल मशीन विच गिव आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, तो ये भी अगेंस्ट नेचुरल प्रिंसिपल है, ये भी अलाउड नहीं। साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, डार्विन्स थ्योरी है, आइंस्टाइन प्रिंसिपल है, तो इस तरह के प्रिंसिपल जो होते हैं पेटेंट नहीं होता आपका, या तो प्रोडक्ट या प्रोसेस, प्रिंसिपल कैन नॉट बी पेटेंटेड। मेयर डिस्कवरी, अगर आपने कुछ जैसे क्रूड ऑयल निकाला बॉम्बे हाई पे, आपने एक और नए तरीका का क्रूड ऑयल या गैस निकाला, नेचुरल गैस, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपने उसको डिस्कवर किया है, तो उसको पेटेंट नहीं मिल सकता। कुछ जैसे कि आजकल मॉन्सेंटो वगैरह के कुछ इश्यूज आए थे बीच में कि वो सीड्स वगैरह टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह, तो वो भी पेटेंट के बाहर है, उसको भी है, क्योंकि वो ह्यूमन के खिलाफ है, ह्यूमन अगेंस्ट, जिससे आपको बीज वापस रीजनरेट नहीं हो सकता, तो उसको भी पेटेंट के बाहर रखा गया। नेक्स्ट, सिंपल एडमिक्सचर, वो भी आपका पेटेंट के बाहर है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं जो पेटेंट के बाहर है। नेक्स्ट, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे पीपीटी वगैरह आप लोग बनाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वो कॉपीराइट में आता है, ठीक है। सिंपल सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है सिंपल, या सिंपल एल्गोरिथम है, या मैथमेटिकल मेथड है, कोई डेरिवेशन है, वो आपका, जैसे मेथड ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग डजंट कम अंडर टेक्निकल पार्ट, इट कम्स अंडर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या मेंटल एक्ट में आएगा। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इनका अलग पेटेंट होता है, इनका अलग है, आईसी लेआउट का अलग प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशन भी आपको पेटेंट के बाहर होते हैं, ये ध्यान, जिसमें भी आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाए, थोरियम, प्लूटोनियम, जिरकोनियम, जो भी है, भले ही इनका नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस पे एक रोक लगा सकती है। तो ध्यान रखना है, जहाँ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह है या फिर प्रेस्क्राइब मटेरियल जहाँ भी है, वहाँ पर गवर्नमेंट हैज पावर टू नॉट पब्लिश योर इन्वेंशन, नॉट ग्रांट योर इन्वेंशन। नेक्स्ट, कुछ सीक्रेसी डायरेक्शन में आते हैं, जैसे कुछ लोगों ने गन, आर्मामेंट्स वगैरह, तो वो भी आपके पेटेंट रुक सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे आजकल ड्रोन्स वगैरह काफी लोग पेटेंट अप्लाई करते हैं, तो दे कैन गो अंडर स्क्रूटनी। नेक्स्ट, सेकंड मेडिकल यूज, वो भी पेटेंट के बारे में, जैसे कोई निमोडिपिन है, अब ब्लड प्रेशर के लिए है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब इसको सेरिब्रल डिसऑर्डर में भी ले लीजिए आप, कुछ लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन सेम कंपोजिशन में दे रहे हो तो फिर क्या है, इट्स ओनली न्यू यूज, सेकंड मेडिकल यूज, कंपोजिशन सेम। जैसे प्री गाबालिन है तो न्यूरोपैथिक पेन में है, तो कुछ लोग कहते हैं जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में दे दो आप, तो वो क्या है, सेकंड मेडिकल यूज, इट्स नॉट अ न्यू इन्वेंशन, इट्स ओनली मेडिकल यूज, तो ये पेटेंट के बाहर, इट्स नॉट अ इन्वेंशन, इट इज नॉट पेटेंट। सेकंड, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, नेक्स्ट अभी जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कुछ लोगों ने कोविड में यूज किया था, तो वो क्या था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज नोन फॉर इयर्स, अब आपने अगर उसको इस पर्पस से यूज कर लिया, पेटेंट थोड़ी मिलेगा उसको, तो वो तो ठीक है, इसका सेकंड मेडिकल यूज है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट प्लीज। Okay, sir. हाँ हाँ ओके, सो अब आप देखिए क्या चीजें कैसे डिफर करती है। आप एबॉर्शन पिल अगर आप लिखते हो तो इट बिकम्स अ नॉन पेटेंटेबल बिकॉज मोरलिटी के खिलाफ, और आप बोलते हो मेडिकल ड्रग तो फिर इट बिकम पेटेंटेबल। आप बोलते हो डायनामाइट टू किल पीपल और कहते हो डायनामाइट टू ब्लास्ट माउंटेन फॉर माइनिंग पर्पस, तो सेम गुड्स को अगर आप कैसे एक्सप्रेस करते हो वो मैटर कर सकता है। स्टेम सेल्स टू क्रिएट ह्यूमन पार्ट्स और स्टेम सेल्स टू ट्रीट डिजीजेस, तो मतलब हाउ यू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप उसका पॉजिटिव पार्ट आप लोग दिखाइए। अब डायनामाइट के दोनों पर्पज है, तो अगर आप बोलोगे साहब इससे तो इट इज यूज्ड टू किलिंग पीपल, है ना, तो वो फिर तो देन बिकम अ डिफरेंट सीन, यू से इट्स फॉर माइनिंग पर्पज, देन इट मे बी ग्रांटेड। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो जो बाइंडर क्लिप्स हैं, अब आपने इसको इस तरह से टेबल पे फिक्स कर दिया और इसके अंदर आपने कीबोर्ड का जो स्लॉट लगा दिया, चार्जिंग स्लॉट लगा दिया, तो ये क्या है, बेसिकली इट इज नॉट पेटेंटेबल बिकॉज टेबल भी अवेलेबल है और आपका बाइंडर क्लिप भी अवेलेबल है। आपने क्या किया, जस्ट उसको एक न्यू यूज बता दिया कि बाइंडर क्लिप को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, तो पेटेंट नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज भी आपको पेटेंट नहीं होता, जैसे कि हल्दी का प्रॉपर्टी नोन है, टर्मरिक का प्रॉपर्टी नोन है, नीम ट्री का प्रॉपर्टी नोन है, जामुन करेला इनका भी सबको पता है, एंटी डायबिटिक है ये सबको पता है। तो कुछ लोग इनका एक्सट्रैक्ट का पेटेंट क्लेम करते हैं तो जनरली रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज में आता है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज और यूएस कंट्रीज ने इस तरह की चीजें करी थी कि वहां पर इनको यूज कर लिया था और पेटेंट करा लिया था, क्योंकि हमारा कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट किया है और यूएस और यूरोपियन वालों को भी डॉक्यूमेंट एक्सेस दिया है कि आप देखो, पेटेंट ग्रांट करने से पहले चेक कर लो कि ऑलरेडी इंडिया में नॉन है, सदियों से यूज है, क्योंकि पेटेंट में सारा कुछ ग्लोबली देखा जाता है। अगर वो चीज यूएस में भी अगर यूज हो रही है तो उसकी नोवेल्टी किल हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते मैं तो इंडिया में रह रहा हूँ तो यूएस में यूज कर रहा है, नो, ग्लोबली इट शुड बी नॉट प्रैक्टिस, नॉट डॉक्यूमेंटेड, नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है ना ये चीज। नेक्स्ट, तो ये सब हल्दी का जो टर्मरिक पेटेंट था तो उसका डॉक्यूमेंट आपको अरेबिक और उर्दू में मिला, तब जाके पेटेंट हमने रिवोक किया, अदरवाइज ये ऑलरेडी ग्रांट हो चुका था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस तरह के डॉक्यूमेंट मिले थे आपको, देखिए टर्मरिक के उर्दू में ऐसा मिला था। नेक्स्ट, फिर नीम ट्री वाला केस भी हमने रिवोक करवाया कि ऑलरेडी नीम का जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी ऑलरेडी नोन है तो हमने रिवोक करवाया। नेक्स्ट, काफी खर्चा हो गया था लेकिन काफी, इट्स नॉट दैट इजी। तो पेटेंट को जनरली आप दो तरीके से फाइल कर सकते हो, प्रोविजनल और कंप्लीट। अगर आपका पेटेंट, अगर आपके सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, अभी आपका इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपने एक प्रोटोटाइप, सिंगल प्रोटोटाइप बना के उसको चेक किया है, लेकिन आपको मल्टीपल प्रोटोटाइप बना के फाइनल करना है, तो आप सिंगल प्रोटोटाइप के बेसिस पे प्रोविजनल फाइल कर सकते हो, ब्रॉड क्लेम कर सकते हो, तो साहब मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर बाद में अगर आप अचीव नहीं करोगे तो नैरो कर लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका फाइनल एप्लीकेशन तो कंप्लीट ही होगी ना। तो प्रोविजनल आप जब, अगर आपका आइडिया स्टेज पे हो या फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया हो आपका, फिर आप प्रोविजनल अप्लाई करके अपनी सेफ्टी बढ़ा सकते हो। अदरवाइज कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, आपने प्रोविजनल अप्लाई नहीं किया और किसी और ने अप्लाई कर दिया सिमिलर पेटेंट, क्योंकि प्रोविजनल अप्लाई करने के बाद यू टेक अ 1 ईयर टाइम टू सबमिट द कंप्लीट पेटेंट।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आइडिया स्टेज पे हो या फिर एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे हो और अपना प्रोटेक्शन चाहते हो तो आप आइडिया प्रोटेक्ट कर सकते हो विद प्रोविजनल। नेक्स्ट मैम, these are the points, like title should be there, field of invention should be there, then prior art disclosure should be there कि क्या क्या prior arts है, then objects, what are the objects of the invention, then summary is there, then description and drawings are there, then examples, what are the examples, how you implemented it, then claims are there, then abstract is there. So this is the format. Next, so title should be simple, like foldable chair, a multi-directional switch, a method for water purification, process to condense the water droplet, a mobile and automated apparatus for shifting of the goods. तो either a product or process, यहाँ पर कुछ मेथड है, कुछ वो है, कुछ आपकी प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह के ड्राइंग्स होते हैं आपके, आपको कोई भी पार्ट है ड्राइंग्स में नंबर से देना पड़ता है। आप उसका नाम नहीं देंगे, आप नंबर देंगे, जो नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग जो नेम है वो आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगा। ड्राइंग में कहीं आपको कुछ नहीं लिखना कि नंबर देना है कंपोनेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 कैन बी बैंड, 4 कैन बी सपोर्ट, 5 कैन बी रोड, 2 कैन बी ट्यूबुलर कवर। तो ये यहाँ पर मैं जो नाम दे रहा हूँ बैंड वगैरह, ये स्पेसिफिकेशन दूंगा, यहाँ पर क्यों नंबर दूंगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। नेक्स्ट, तो कुछ कई बार आपको फ्लो चार्ट भी देना पड़ जाता है, कई बार कुछ लोग नंबर के साथ नाम भी दे देते हैं क्लैरिटी के लिए। जैसे 103 ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है, 101 पावर सप्लाइंग मींस, ठीक है, लाइक रिले के उन्होंने 104 दे दिया, ठीक है, अलग अलग दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं कुछ लोग, तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा कंफर्टेबल, लेकिन जनरली नंबर देने चाहिए आपको। नेक्स्ट, फिर बैकग्राउंड सेक्शन में आप बता सकते हैं कि भाई क्या क्या पुराना ऑलरेडी काम हो चुका, रिलेटेड क्या क्या काम हो चुका, पुराने काम में क्या क्या रिलेटेड आर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, आपके इन्वेंटरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर क्या लोगों ने किस तरह काम किया जो फेल हुआ, तो प्रॉब्लम की सीवियरिटी क्या है, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो बैकग्राउंड में। फिर आप बता सकते हो कि मैंने सॉल्यूशन ये दिया है। तो बैकग्राउंड शुड बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम, जैसे देखिए आप, अब फाउंटेन पेन और जेल पेन, तो फाउंटेन पेन में क्या लिक्विड इंक है और जेल पेन में विस्कस फॉर्म है। फाउंटेन पेन में शार्पनिंग होती है, इसमें 1 टिप होता है, इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ज्यादा होता है फाउंटेन पेन में, जेल पेन में नॉट प्रोन फॉर लीकेज, ठीक है ना। तो ये आप बता सकते हो, बैकग्राउंड में इस तरह समझा सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आप देखिए, आप ब्रश वर्सेस क्लीनिंग आर्टिकल, तो आप उसको फंक्शन नेम दीजिए। आप जैसे ब्रश का फंक्शन है क्लीनिंग करना, तो क्लीनिंग आर्टिकल बोलिए आप उसको। कैमरा की जगह आप लिख सकते हैं इमेज कैप्चरिंग यूनिट, पेन पेंसिल की जगह आप लिखते हैं राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप चाहो तो फंक्शन फॉर्म में दीजिए उसको, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, बॉल्स, प्लूरलिटी ऑफ बॉल्स बोल सकते हैं, बॉल बेयरिंग की जगह, टॉय बॉल की जगह बोल सकते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज फ्लफी फिलामेंट टू प्रमोट शोर कैप्चर। तो आप जितना ज्यादा फंक्शन उसको समझाएंगे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बैटरी को आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ट्रांजिस्टर को आप बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस विद अ कंट्रोल इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट, स्प्रिंग को आप बोल सकते हैं एनर्जी स्टोरिंग मींस, नेल्स स्क्रू और रिवर्स को बोलते हैं फास्टनिंग मींस। तो एक जेनरिक नाम देना है फंक्शन फॉर्म में रादर देन बिकम अ नाउन। नेक्स्ट, फिर आपका स्ट्रक्चर, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बाकी तो चीजें आप लोग लिख देते हैं, जो ड्राइंग में बना देंगे, आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आपका मेन पार्ट है क्लेम का, जो आपको काफी समझ के लिखना होता है। अब जैसे कि क्लेम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्टरी फेज, बॉडी ऑफ द क्लेम और लिंक पार्ट। अब यहाँ देखिए आप, मैंने अलग अलग कलर से दे रखा है, इंट्रोडक्टरी फेज को रेड कलर से दे रखा है, लिंक को ग्रीन कलर से दे रखा है और बॉडी को ब्लू कलर से दे रखा है। तो देखिए आप, a data input device comprising an input surface adapted to be locally exposed to pressure or pressure force. A sensor means disclosed below the input surface for detecting the position of the pressure. तो ये क्लेम लिखा है मैंने एक इनपुट डिवाइस का, जो आपका टच पैड भी हो सकता है, आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, जो आपका एटीएम बोर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो ये सब कुछ भी हो सकता है आपका, इट कैन बी कीबोर्ड, okay, it can be a touchpad
इट कैन बी मोबाइल स्क्रीन, इट कैन बी ए माउस। वहां पर क्या कर रहे हो आप लोग, जैसे आप उसको उस पर्टिकुलर एरिया को प्रेस कर रहे हो तो सेंस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले रहा है, तो डिस्प्ले कर रहा है या कमांड ले रहा है, जो भी है। तो देखिए आप तो इस तरह से आप क्लेम लिखते हो। पीछे जाइएगा एक बार आप। मैं बैक स्लाइड लीजिएगा एक बार। तो साफ साफ लिखा है डेटा इनपुट डिवाइस कंप्राइजिंग एन इनपुट सरफेस, ऐसा इनपुट सरफेस अडेप्टेड टू बी लोकली एक्सपोज टू प्रेशर, प्रेशर जहां पर आप प्रेशर फोर्स लोकली मतलब बाय हैंड लगा सके, फिजिकली लगा सके। जैसे मैं एटीएम पे जाता हूँ तो क्या करता हूँ, जो 1 2 3 4 है मैं उसको टाइप करता हूँ ना, जहां पर सेंसर होगा जो सेंस करेगा 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3 प्रेस किया है, तो डिटेक्ट करेगा कि क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा कि इसको ये पिन ठीक है तो कैश के लिए अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन मैंने कहीं कीबोर्ड या एटीएम बोर्ड नहीं लिखा, मैंने उसको जनरल मीन से समझाया। तो आपको भी जनरलाइज करना है चीजों को, उसको फंक्शन फॉर्म में लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब वॉशिंग मशीन का भी एक एग्जांपल हो सकता है, मैकेनिकल कुछ बच्चे होंगे। वॉशिंग मशीन 100 कंप्राइजिंग अ ड्रम सेक्शन 10 ड्रम सेक्शन में 10 बोल दिया, मोटर 20, अ टेम्परेचर सेंसर 30, अ वाटर इनलेट 40, अ वाटर आउटलेट 50 एंड अ वेट सेंसर 60. So washing machine 100 is claimed in claim 1, wherein the drum section 10 is made from metal and having cylindrical shape. The washing machine 100 is claimed in claim 1, wherein the motor is a servo motor. The washing machine 100 is claimed in claim 1, wherein the water outlet has a tubular pipe. ठीक है, तो हमने डिपेंडेंट क्लेम जो 2 3 4 है उस पर एक्सप्लेन किया है कि मोटर किस नेचर का है, वाटर इनलेट आउटलेट कैसा है, वेट सेंसर किस तरह का है, या ड्रम सेक्शन कैसा है। तो इंडिपेंडेंट क्लेम में तो जो फर्स्ट क्लेम में मैंने सारे पार्ट ले लिए, और डिपेंडेंट क्लेम में मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया स्पेसिफिकली। तो ये फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम, अब शूज का भी आप क्लेम बना सकते हो, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन। देखिए आप शूज का डायग्राम देखिए, शोल पोर्शन और डिटेचेबल मीन्स, डिटेचेबल मीन्स को हम लोग लेसेस या फीते या वेलक्रो बोल सकते हैं, जो भी हो। तो एथलेटिक शू कंप्राइजिंग लेफ्ट अपर पोर्शन राइट अपर पोर्शन, एक लेफ्ट पोर्शन एक राइट पोर्शन है, दो पोर्शन होते हैं शूज के, लेफ्ट साइड राइट साइड। अ सोल पोर्शन इज देयर integrally connected to left and right portion, and and means for detachably fastening left and right portion. तो क्या किया, फीते जो बांधते हैं हम लोग, लेसेस जो बांधते हैं, उसको डिटेचेबल करने फासन करने के लिए लेसेस लगा दिए। तो क्या करें, लेफ्ट और राइट पोर्शन को पास ले आएगा और आपको शूज टाइट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्लेम आप देख सकते हो कैसे कैसे इसको क्लेम किया गया। कहीं मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि लेफ्ट पोर्शन क्या है, राइट पोर्शन, तो मैंने सारे इसके पार्ट्स को समझा दिया और कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे काम करे वो समझा दिया। नेक्स्ट। इस तरह से कार्बोनेटिक बेवरेज का भी पेटेंट हो सकता है। क्लेम आप पढ़ लीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, बाकी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट। इस तरह से एक और क्लेम हो सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। नेक्स्ट। इस तरह से जो बर्नर होते होंगे, आपने देखा कई बार बर्नर ऑन रह जाता है और गैस लीक होती रहती है। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कैसे ये डिटेक्ट करेगा कि जब आपका फ्लेम का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब फ्लेम चालू नहीं है, तो इसका मतलब आपका बर्नर ऑन है और फ्लेम भी चालू नहीं है, इसका मतलब आपकी गैस लीक हो रही है। अगर टेम्परेचर कम है तो ऑटोमेटिक बंद कर दे, और टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब बर्नर चल रहा है, तो उसको उस पोजीशन में रखे। तो ये इसका क्लेम है, मैंने समझाया कैसे 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 प्रोजेक्शन है, कैसे नॉब्स लगा रखी हैं। तो ये क्लेम आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो ये भी आपका एक क्लेम का पार्ट है। तो ये आप समझ सकते हैं, मैंने पोजीशन दे रखा है 13 14 12। तो एक एग्जाम्पल है, आप उसको पढ़िएगा एक बार तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरह से हम लोग क्लेम लिखते हैं। इस तरह से स्क्रीन प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म के लिए, ताकि आपका जब भी मोबाइल गिरे तो स्क्रीन साइड से नहीं गिरे, आपका एजेस साइड से गिरे, ताकि स्क्रीन आपकी डैमेज ना हो, क्योंकि स्क्रीन काफी कॉस्टली भी आती है और मतलब काफी मुश्किल हो जाता है उसको चेंज कराना। तो वो इस तरह से इन्होंने इस तरह से किया हुआ है। प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, the protecting mechanism may be activated to rotate the device so that it may impact the surface on edges rather than on screen. जैसे ये आपका रोटेट करके गिरेगा तो इस पोजीशन में गिरेगा कि आपका एजेस की तरफ से गिरेगा, तो आपका स्क्रीन बच जाएगा। तो ये भी आपका एक पेटेंट है, इसी बिग प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच है ना। नेक्स्ट। ये एक तरीका और है आपके स्क्रीन को बचाने का, ये मोबाइल को बचाने के लिए प्रोपल्जन लगा दीजिए आपने। तो प्रोपल्जन के एक तरह से वो हेलो सर।
unmute yourself. Please unmute yourself. तो ये एक आपका एक ये प्रोपल्जन डिवाइस है, ठीक है। तो ये भी आपका एक अच्छा पेटेंट है। इसमें प्रोपल्जन मतलब इसमें हवा बढ़ जाएगी, जो जो अरेंजमेंट दे रखा है। तो जैसे आपको मोबाइल नीचे की तरफ जाएगा तो ये एयर बैग्स खुल जाएंगे, जो हवा वाले जो प्रोपल्जन बैग्स हैं, और आपके मोबाइल का इम्पैक्ट मिनिमम हो जाएगा, तो आपका डैमेज होने से बच जाएगा। लेकिन इससे आपका सिस्टम बल्कि हो जाएगा, क्योंकि प्रोपल्जन सिस्टम है, तो आपको मोबाइल थोड़ा हेवी हो जाएगा। तो जो लोग ज़्यादा ट्रेवल करते हैं या ज़्यादा इनका भागा दौड़ी का काम है, तो वो लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो सकता है। तो इससे आपका इसमें गैस कार्ट्रिज होती है, तो जैसे आपका मोबाइल एयर में आएगा तो गैस कार्ट्रिज रिलीज हो जाएगी और प्रोपल्जन बाहर आ जाएंगे, योर मोबाइल विल गेट सेव्ड। नेक्स्ट, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ये जब भी आप पेटेंट फाइल करें तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिए कि नोवेल्टी इन्वेंटिव होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, शुड नॉट बी, ये नॉन एलिजिबल पेटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए आपका, ट्रेडिशनल नॉलेज में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम। Okay. हाँ, नहीं पीछे मैम, थोड़ा सा जी और पीछे जाइए। तो आप लोग ज्यादातर शायद यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन लेवल के इनोवेटर्स हैं, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ इस स्लाइड के थ्रू कि जो काफी बड़े बड़े इन्वेंशन यूनिवर्सिटी लेवल पे हुए हैं, जरूरी नहीं सबने इंडस्ट्री नहीं किया है। सीट बेल्ट का है, इंटरनेट का है, पीरियोडिक टेबल का, रॉकेट फ्यूल का क्लार्क यूनिवर्सिटी है ना, गैटोरेट जिसको ड्रिंक फॉर एथलीट्स बोलते हैं फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, फ्लू शॉट्स जो वैक्सीन वगैरह के जो फ्लू शॉट्स आते, यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर, कीमोथेरेपी ड्रग, सीटी स्कैन जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, सोलर पावर रिलेटेड जो सबसे पहले वो सब ये सब, और एक ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जो आपका जो लास्ट वाला जो है अल्ट्रासाउंड वाला जो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। तो इतने बड़े बड़े इन्वेंशन यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकले। तो आप लोग ये मत सोचिए कि भाई साहब ये कॉलेज से तो ज्यादा कुछ पेटेंट निकले नहीं निकल, आप लोग भी इस तरह से सोच सकते हैं और एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, एक अच्छा सोसाइटी को मैसेज दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक टाइम लगभग हो चुका है। अब हम लोग फ्लोर को क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर सकते हैं। Yes, thank you so much, sir. It was a profound session and definitely will help us all in our future. Now let us have a Q&A session. I will request Daria, participants to take only one or two questions, and Vikas sir email ID and mobile number we will share with participants. If they wish to contact, they can contact Vikas sir. So Okay. take one or two questions at the most, because it's 1 o'clock now. Take it. And Okay, do ma'am. photograph of participants at the end before sharing Yes, the ma'am. feedback, right? So if anyone has a doubt, please unmute themselves or post in the comment box. Any question, Daria? No, ma'am, not yet. any student, हाँ कोई भी you can ask a question freely, कोई there is no issue, आप छोटा बड़ा इंक्वायरी बिल्कुल देनी Yes, one question is there, sir. Sir, one question is there. What about What copyright about of copyright presentation? of presentation? देखो presentation is a, if suppose this is the presentation which I have given you is my copyright, is by default my copyright, okay. So in the same way, if you make a presentation, then it's your copyright, excluding the picture which are commonly available or you have taken from internet. तो वो चीजें तो copyright, those are, because if you download the picture on your own, then overall it's your copyright. But if you copied some picture from internet, then other than those aspects, everything is copyright. जैसे कि मैंने कुछ सेक्शन 3 बोला, तो सेक्शन 3 वाला कंटेंट तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो कॉपीराइट का पार्ट नहीं, लेकिन मेरे को कैसे एक्सप्लेन किया है कि सीक्वेंस में, वो मेरा कॉपीराइट।
तो जैसे जो कंटेंट मेरा ओरिजिनल है कॉपीराइट है, बाकी जो ओरिजिनल नहीं है वो कोई भी यूज कर सकता है। तो इसमें भी काफी कुछ है कि कैसे कॉपीराइट डिसाइड होगा, डिपेंड ऑन द कंटेंट एंड द टाइप ऑफ कंटेंट एंड व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द कंटेंट, वो मैटर करता है। एनी अदर इंक्वायरी फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट? अगर स्टूडेंट्स हो तो मैं स्टूडेंट्स शुड आस्क, काफी सारे अटेंडीज हैं। आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हेलो एक आ रहा है, मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ। इफ आई नो दिवाळीला मी जाऊन देणार नाही, रक्षाबंधनला बी जायचं, Okay, बाबूकडे sir, we have one more हळदीकुंकवाला question. जायचं, बर्थडेला जायचं. Please I- mute yourself, participant, please mute. there is one more question. If I have a novel product and acha, suppose you are using 6 different products. One is sensor, one is camera, one is storage unit. That is already known from different companies. But it should be, जो भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसका किसी के पास पेटेंट नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी का सेंसर यूज कर लिया विच इज ऑलरेडी पेटेंट, तो आप अपना पेटेंट क्लेम तो कर सकते हो, है ना, लेकिन उसका फ्रीडम टू ऑपरेट नहीं कर पाओगे। फ्रीडम टू ऑपरेट मतलब जैसे आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करोगे तो आपको उस कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर यूजिंग देयर सेंसर विच इज ऑलरेडी पेटेंटेड बाय देम। लेकिन बट इफ सपोज पेटेंट एक्सपायर हो गया, सबके 20-20 साल हो गए, आपने वो सारे कंपोनेंट यूज किए जिसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका, देन आपको किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट बनाइए, पेटेंट कराइए, मार्केट में सेल आउट कीजिए या कमर्शियलाइज कीजिए उसको। आपने जो डिफरेंट कंपोनेंट यूज किए हैं वो आपका एक सिलेक्शन है, कैसे आपने उसको सिलेक्ट किया, कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल लेने से तो काम नहीं चलेगा ना, वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसको रिवेट से फास्टन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्पेस देना पड़ेगा, नोड देने पड़ेंगे उसके लिए, है ना, उसके लिए पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर एक इफ इट इज एंडिंग इन अ गुड इन्वेंशन यूजफुल फॉर द सोसाइटी, देन डेफिनेटली पेटेंट विल बी ग्रांटेड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर एक ने बोला है कि क्लेम राइटिंग। अब जो क्लेम राइटिंग है, मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे आपको। क्लेम राइटिंग काफी ट्रिकी पार्ट होता है कि उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो भी सारे आपके कंपोनेंट्स हैं, नोवल कंपोनेंट्स को एक जगह रखना पड़ता है। फर्स्ट क्लेम नंबर 1 में, इंडिपेंडेंट क्लेम में जो भी आपने कंपोनेंट यूज किए 1 2 3 4 5। अब फिर डिपेंडेंट क्लेम में मैंने आपको बताया था वॉशिंग मशीन का, तो डिपेंडेंट क्लेम में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट की क्या नेचर है, किस नेचर का है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसका कितना स्पेसिफिकेशन है, उसकी कितनी विजिबिलिटी है, उसकी कितनी पेनिट्रेशन है। तो फिर आपको डिपेंडेंट क्लेम में बताना पड़ेगा। इस तरह से प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, शायद आपको मैडम शेयर करें, तो वो क्लेम को एक बार पढ़ेंगे तो आपको शायद थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लेम लिखे जाते हैं। नेक्स्ट। Okay, sir. Due to some time constraints, we need to move forward. Okay. I will share the email ID of Vikas sir in the group, so they can email to you personally if they have any doubts. Okay. Okay. So I will request all the participants to switch on their camera to capture this wonderful moment. Vidya ma'am, can you please shut the screen share so I can take the snap? Thank you everyone. Thank you so much. Thank you participants for joining the session, and for any inquiry you can email me, and we will try our best to resolve the inquiry by email itself. Thank you so much, sir. I will request Dr. Vaishali ma'am to proceed with vote of thanks. Vrishali ma'am?
Please unmute. Please Ma'am, unmute. unmute, ma'am. Yes, yes. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, yes. Very good afternoon to one and all. I, Dr. V.S. Kalyani, happy to take this opportunity to give or to show gratitude towards all people involved in this program. First of all, I am thankful to MOE Innovation Council Cell and AICT for promoting and funding us to organize this program. I am thankful to our management for giving continuous support. I am also thankful to our principal, Dr. D.S. Gormani sir, for always encouraging and supporting us. I am thankful to our resource person, Mr. Vikas Aswat sir, for delivering such a knowledgeable speech. Sir, make us aware about various aspects of trademark, copyright and patent filing with so many examples. This session covered all steps of patent filing, which will help us while filing the patent. Thank you very much, sir. Also, I am thankful to organizing team of staff, Dr. M.L. Thain ma'am, Dr. Vidya Patil ma'am, for their continuous effort. Also, I am thankful to our student organizing team, Pratik Lahankar, Monali Patil, Dhairya Patel, Bhaskar Soman, Yash Jain, for their continuous effort for making this program successful. I am also thankful to all participants for their patience listening. Thank you to one and all. Feedback link will be shared within few minutes in chat box. And next session will be start at 2 p.m. by next our resource person. Thank you very much. Thank you, Thank you so Vikas much, sir. ma'am. Thank you, all participants. Thank you, ma'am. I have shared the feedback link in the comment section. Maximum participants were present today. 525 participants were there in the meeting. That's very good and very nice session you have taken. Definitely get back to you to file the patents. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I'm grateful for your remarks. And ma'am, now can I switch off the session? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. Yes, thank you. On the screen, email ID and mobile number is there. If anyone wish to contact, they can collect this email ID and mobile number of Mr. Vikas Asawat. It's a good patent agent. You can try for. All the best. चलो थोड़ा सा ये रखना चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए।